Okay, good morning all. So next to it, we have the issue of debentures. Understand the points. So after completing the issue of shares, look at it, issue of shares, okay, and bonus shares, right shares. Understand the points. These are the things. And आगे जाएंगे. Someone asked for the buyback of share. Yes, आगे एजेंडा में है. समझ में आई बात. सब कुछ सिस्टमेटिकली बाईबैक ऑफ शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर थ्योरी है ये दोनों. ठीक है, अंडरस्टैंड. बाईबैक शेयर पे प्रॉब्लम थ्योरी दोनों है, उसको समझाए जाएंगे. बिल्कुल समझाए जाएंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, तो ठीक है, यही बात है. अच्छा, अभी तक हम आज टेस्ट नहीं किए. अच्छा, हमें प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजुअल. हाँ, तो सवाल किसी का यही था कि बाईबैक ऑफ शेयर का क्या हाल है सर. सर वो पढ़ा जाएंगे, आगे है. मॉडल सिलेबस के हिसाब से ये बाद में है, और पुराने सिलेबस के हिसाब में ये पहले है. तो मॉडल सिलेबस, नया सिलेबस एंड पुराना सिलेबस दोनों को ही कवर अप किए जाएंगे, कोई पॉइंट बाकी नहीं होगा. और एग्जाम से पहले ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए. समझ में आई बात. दिस इज द थिंग्स. रिवीजन के लिए टाइम नहीं होता है, कोई बात नहीं, वो आप खुद से करना होता है, बड़े बच्चे हो गए हो. और बोनस या राइट शेयर इन कंप्लीट रेस्पेक्ट हम सब कुछ यहाँ पे बता चुके हैं. तो इस शेयर के बाद ये चीज था. फिर आगे इशू ऑफ डिवेंचर्स. अंडरस्टैंड द पॉइंट्स. नए सिलेबस के हिसाब से इशू ऑफ डिवेंचर है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर तक नहीं है. समझ, फिर से हम चेक कर देंगे, कोई बात नहीं. नहीं है, लेकिन पुराने सिलेबस में इशू डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ द प्रेफरेंसर, कुछ ज्यादा चीजें हैं. तो पुराने सिलेबस में कुल मिला के आप कह सकते हो ज्यादा है. तो नया सिलेबस में क्या फर्क पड़ा. नया सिलेबस में लॉ जो है वो अमेंडमेंट हुआ है, उस अमेंडमेंट लॉ के हिसाब से दिए हुए हैं. और जो चीजें आज के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंस हो, नया सिलेबस में बहुत चीजें ज्यादा एम्फोसिस किए हुए हैं, जैसे कि एम्प्लॉय स्टॉक एक्शन प्लान. अंडरस्टैंड द पॉइंट्स. बहुत चीजें ज्यादा एम्फोसिस दे रखे हैं नए सिलेबस में, लेकिन पुराने सिलेबस में थोड़ा पढ़ाई जो चीजें है वो ज्यादा है, एलिमेंट्स थोड़ा, मसाला थोड़ा ज्यादा है. अंडरस्टैंड द पॉइंट्स. तो सारे की सारी चीजें यहाँ पे कवर अप होने हैं. अंडरस्टैंड द पॉइंट. सब कुछ बता दे रहे हैं. नया सिलेबस में बोनस एंड राइट शेयर का रूल्स है, ओनली रूल्स है. पुराने सिलेबस के हिसाब से आप चाहोगे तो बोनस राइट शेयर्स के क्वेश्चंस भी हैं, प्रैक्टिकल्स भी हैं, प्रॉब्लम है, और थोड़ा डेप्थ में भी चीजें हैं. लेकिन हम सब कुछ यहाँ पे कवर कर चुके हैं. आगे और भी बहुत सारे काम करते, लेकिन हालांकि 1 वीक की ऑलरेडी गैप हो चुके हैं, तो हम 7 डेज पीछे चल रहे हैं. अंडरस्टैंड द पॉइंट्स. क्योंकि डेली कॉलेज असाइनमेंट भरा रहता था, डेली वर्क रहता था. अंडरस्टैंड द पॉइंट्स. दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम हो गया. अभी इसके बाद टाइम निकाला जाएगा, बिल्कुल किए जाएंगे, कोई बात नहीं. आगे का हम देखते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So issue of debentures. So we are starting the issue of debentures. Understand the points. Next week. So issue of debentures में आप ओवरव्यू ये दे रखे हैं, आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, कौन सा कितना टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स है यहाँ पे. और ये टाइप्स ऑफ डिबेंचर आगे जाकर के भी कवर अप होंगे. ठीक है, वेरियस पॉइंट्स ऑफ सिक्योरिटी, कॉन्वर्टिबिलिटी, परफॉर्मेंस, नेगोशिएबिलिटी, प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं ये जो चीजें हैं थोड़ा ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, इसलिए इसको बताया जा रहा है. लेकिन हालांकि हम जो बता रहे हैं ये आपकी +2 स्टडी 11th 12th जो बात है, 11th 12th कॉमर्स के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. अभी यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, या फिर कोई थियोरी क्वेश्चन मिल भी सकते हैं, इसलिए हम इस चीज को बता रहे हैं. लेकिन हालांकि अकाउंट्स जो है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इशू ऑफ डिबेंचर्स का क्या रोल है, वही आपकी अभी ज्यादा काम है. अंडरस्टैंड द पॉइंट्स. वही बात है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो लुक एट हियर. डिबेंचर्स जैसे कि आपको पता है ही. अंडरस्टैंड. अब शेयर्स कैपिटल को हम फंड रेज करने के लिए शेयर कैपिटल को इशू कर रहे थे. अंडरस्टैंड द पॉइंट्स. और ये शेयर कैपिटल शेयर्स आपकी जो भी मान करके चलो, इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो. अंडरस्टैंड द पॉइंट्स. इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर है, ये ऑनरशिप सिक्योरिटीज होते हैं, ऑनरशिप सिक्योरिटीज होते हैं. अंडरस्टैंड द पॉइंट्स. आपको पता है ही फंड दो तरह के होते हैं, ऑनरशिप फंड एंड बोरोड फंड. अंडरस्टैंड द पॉइंट्स. या फिर क्रेडिटरशिप फंड का आप कह सकते हो. तो ये शेयर जो होते हैं वो ऑनरशिप फंड होते हैं. और हम लोन के तौर पे भी तो ले सकते हैं, लोन के तौर पे भी तो ले सकते हैं, जैसे कि बैंक से लोन. बहुत इजी है, ऐसा कोई बात नहीं. तो रट्टा हुआ चीजें मत याद रखो कि हाँ डिबेंचर इज दिस दिस कॉल्ड दैट दैट, नथिंग एल्स, कुछ नहीं. समझ में आई बात. हम जो बता रहे थे, देखो यहाँ पर जो बात है कि बैंक से भी आप लोन ले सकते हो. अंडरस्टैंड. बैंक से भी आप, कंपनी बैंक से भी लोन ले सकता है, ये बैंक है. अंडरस्टैंड. बैंक से लोन ले सकता है कंपनी. और वही बात, लोन अब बैंक से लेगा तो एक बैंक आपको कितना देगा, आपके पास सिक्योरिटी होना चाहिए. अंडरस्टैंड द पॉइंट्स. एक बैंक हो सकता है 1 करोड़ तक लोन देगा, उसके ऊपर कहां लोन देगा. सो सबसे इजी बात है, पता है आपको, करोड़ों अगर चाहिए, 5000 करोड़ आपको लोन चाहिए, तो आपके पास उपाय क्या है, वही सवाल है. तो कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ डिवेंचर. डिवेंचर आप अकाउंटिंग के भाषा में मत समझा करो, कैसे शुरू हुआ डिवेंचर.
एक किसी एक बंदा को मतलब पैसा मांगो तो वो 1 लाख दे सकता है, समझ में आई बात। लोन की सबसे बात कर रहे हैं यहाँ पे, लोन का, क्योंकि सबको मालिक बनना होता नहीं है। अंडरस्टैंड द पॉइंट। त्या पर जैसे हम बात कर रहे हैं, लोन अगर किसी को मांगो तो वो 1 लाख दे सकता है, किसी बैंक को मांगो तो वो 1 करोड़ दे सकता है, लेकिन कंपनी कहता है आई नीड मोर। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। उसको और भी ज्यादा और भी ज्यादा और भी ज्यादा क्या चाहिए, लोन चाहिए। ध्यान से सुनो, क्यों शेयर के हिसाब से पैसा वो क्यों नहीं ले सकता, कहां से आया डिवेंचर, कैसे आया डिवेंचर, वो हम बता रहे हैं। समझ में आई बात। कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं जो मैसेज करते हैं। तो देखो यहाँ पे पैसा आपको शेयर के तौर पे सबको इन्वेस्ट नहीं करना है, सबको ओनर नहीं बनना है आपके बिजनेस में। समझ में आई बात। कोई मतलब ही नहीं है क्यों बनना है ओनर। ओनर का मतलब वो हो जाता है कि आप पैसा जब इन्वेस्ट कर रहे हो आपके पैसा वापसी नहीं मिलेगा, और आप यहाँ प्रॉफिट और लॉस के साथ जुड़े हो जाते हो। ध्यान से सुनो हम जो बता रहे हैं, समझ में आई बात। ये जो लिखे हुए कोई मतलब का नहीं है, हम जो बता रहे हैं वही चीज है, ध्यान से। तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जब आप मालिक बन जाते हो। समझ में आई बात। अगर प्रॉफिट होता है तो आपको मिलता है, अगर प्रॉफिट नहीं होता तो आपको नहीं मिलता है। समझ में आई बात। कल सुबह जाकर के कंपनी डूब जाता है तो शेयर होल्डर्स का एक चवन्ना पैसा नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं पैसा मिलने वाला है। लॉस में चलेगा तो फिर आपको डिविडेंड ही नहीं मिलने वाला है। समझ में आई बात। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर लोग सोचते हैं नहीं आपकी कंपनी तो बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है, आपकी कंपनी तो बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन हम नहीं चाहते वहां ऑनर बनना। समझ में आई बात। तो हम ऑनरशिप सिक्योरिटी जैसे कि शेयर्स नहीं खरीदेंगे। समझ में आई बात। कोई एक ऐसा उपाय हमें बता दो, हम आपको पैसा देना चाहते हैं। समझ में, हम आपको पैसा देना चाहते हैं, हमको समय पे इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए, आपका अपना रिटर्न्स मिल जाना चाहिए, और हमको हमारा कैपिटल वापसी चाहिए। अंडरस्टैंड। वी वांट आवर कैपिटल बैक एट अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, देन व्हाट वी हैव टू डू। नाउ द कंपनी सजेस्ट, obviously you can give me the loan, you can give me the loan। Understand the points। This is the things। try me to erase the screen। हाँ, I got it। हाँ, तो नाउ लुक एट हियर। तो कंपनी कह रहा है यू कैन गिव मी द लोन। समझ में आई बात। नाउ जब पब्लिक से लोन आना शुरू हुआ, जो हम बता रहे हैं वही सच्चाई है। ये पब्लिक, समझ में आई बात। पब्लिक से जब लोन आना शुरू हुआ कंपनी के पास, कोई एक अगर 1,000 भी देते हैं तो 1 लाख 1,000 देने पे क्या हो जाता पैसा आपका, 1 करोड़ 10 करोड़ पैसा हो गया। समझ में आई बात। 10 करोड़ पैसा हो गया। दिस इज द थिंग। दैट्स वाई ये कॉन्सेप्ट है डिवेंचर, ये कॉन्सेप्ट है डिवेंचर। ध्यान से सुनो जो हम आपको आकर के थर्ड सेम में फिफ्थ सेम में समझा रहे हैं। समझ में आई बात। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डेप्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डेट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डेट। भाई अपना लैंग्वेज क्या है, आप क्या समझाओगे इंटरव्यूअर को जाकर के, आप कल जाकर के बच्चों को आप क्या पढ़ाओगे। समझ में आई बात। अपना भाषा में समझो और अपने भाषा लगाओ। बात यहाँ पर क्या निकल करके आया, सीधी बात। हम क्या लिखते हैं पता है, लोन फ्रॉम द पब्लिक। समझ में आई बात। जब बैंक से नहीं लेकर के लोन जब पब्लिक से लिया जाता है, सर्टिफिकेट एक इशू करके, ऑब्वियसली उसी को कहा जाता है डिवेंचर। सीधी बात। समझ में आई बात। डेप्ट फंड रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग द सर्टिफिकेट। समझ में आई बात। इसको कहते हैं डिवेंचर्स। बात वही है। अंडरस्टैंड। ये बहुत बड़ा चीज था, ये आप समझ जाओ, आपके आगे काम में आ जाएंगे। वही बात है। तो अभी देखते हैं। तो बात वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब यहाँ पे इशू कर रहे हैं क्या के लिए, फंड के लिए। बट विद द इंक्रीजिंग अवर ग्रोइंग नीड्स ऑफ द कॉर्पोरेट एक्सपेंशन, कंपनी को और भी पैसा चाहिए और भी ग्रोथ चाहिए, तो उसके इक्विटी सोर्स जो है वो सफिशिएंट नहीं होगा। मालिक के तौर पे हम जो इन्वेस्ट किए हैं, ऑब्वियसली अभी हम जो इन्वेस्ट किए हैं तो वो तो उस साइड से इस साइड आ गए ना। इक्विटी शेयर होल्डर जब तक मतलब इन्वेस्ट नहीं किया था तब तक ये मार्केट वाले थे। जब इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी का, इसका मतलब क्या हो गया, वो उस साइड से इस साइड आ गए। दैट मीन्स वो भाषण लगाने से कि मतलब जगह में थे, अभी ओनर बन गए खुद। समझ में आई बात। तो हम जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं वो सफिशियंट नहीं है, तो कॉर्पोरेट क्या करेगा, डेप्ट फाइनेंसिंग में जाएगा, मतलब उधारी फाइनेंसिंग में जाना चाहिए। समझ में आई बात। तो वेरियस मीन्स, तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करोगे पब्लिक को। समझ में आई बात। ये एक सबसे बढ़िया अच्छा तरीका है, वही चीज लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो डेप्ट फाइनेंसिंग का फायदा भी क्या है, हाँ तो इसको ही कहा जाता है, यही डिवेंचर कंसेप्ट है। समझ में आई बात। यही डिवेंचर कंसेप्ट है। हालांकि डिवेंचर्स की टेक्निकल मीनिंग हम आगे समझेंगे, लेकिन उस चीज का जो जनरल मीनिंग है वो हम आपको चीज को बता दिए। तो जैसे ही सफिशिएंट नहीं हुआ ऑनरशिप फंड, तो हम डेप्ट फंड के तरफ आगे। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्या हुआ, डेप्ट फंड डज नॉट। डेप्ट फंड की क्या फायदा है, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पता है अब डेप्ट सस्ता होता है। समझ में आई बात। तो फिफ्थ सेम बच्चे तो ऑलरेडी उनको पता ही है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आगे जाकर के पढ़ोगे, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पता चल जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स की रिटर्न हमेशा कितना होता है पता है आपको,
20% से ऊपर, 20% 30% इक्विटी शेयर होल्डर्स का जहाँ पे रिटर्न होता है, वहां पे डेब्ट फंड सिर्फ और सिर्फ 7% से स्टार्ट होता है। कभी कभार 6% भी 7 से स्टार्ट होता है, 10% या 14% तक जाता है। 15 हाइस्ट है, 17 हाइस्ट है, ऐसा है। नो वेयर फिक्स्ड, कंपनी कितना भी दे सकता है। समझ में आई बात? तो डेब्ट फंड देखो कहीं ना कहीं कम है, लेकिन इक्विटी वाला का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहता है। सो डेब्ट क्या होता है? इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। समझ में आई बात? दिस इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब सस्ता। कहां से सस्ते में पैसा मिलेगा? तो वो है डेब्ट। डेब्ट का मतलब होता है उधारी। उधारी की तरफ पे पैसा ला, उसका ब्याज बहुत ही कम होता है। तो डेब्ट फंड यहाँ पे क्या हुआ, उसका पैसा जो है बहुत कम है। तो इसलिए डेब्ट फिनेंसिंग करो, मतलब उधारी से पैसा लाओ। मालिक की तरफ पे पैसा लाने से तो पैर के ऊपर पैर रख करके पैसा मांगेंगे ना। समझ में? बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन उनका होता है। अगर सब कुछ ही मालिक के खा जाएंगे तो फिर कंपनी के लिए बचेगा क्या? उसीलिए कंपनी डेब्ट फाइनेंसिंग करता है। समझ में आई बात? यही चीज है। फिर देखो, तो डेब्ट आने पे एक ही आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही नहीं कम होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होने का मतलब होता है आपकी ओवरऑल बिजनेस की जो, मतलब रिटर्न है, समझ रहे हो कि नहीं? इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न जो देना है लोगों को, वो कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में डिटेल आप आगे पढ़ोगे। अभी तक समझो कि डेब्ट सस्ता होता है। सस्ता होता है का मतलब उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर या फिर इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड रेट बहुत ही ज्यादा होता है। सो इट्स वाइज एंड, मतलब कंपनी प्रूडेंट होगा जब डेब्ट फाइनेंसिंग करेगा, वही बात है। ठीक है, ये बात है। तो डिवेंचर क्या हुआ? वही डेब्ट फाइनेंसिंग का एक इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी एक सर्टिफिकेट। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग्स, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट विच इज सेलेबल। ठीक है ना, उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिवेंचर क्या होता है? मोस्ट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, कॉमनली यूज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट डिवेंचर ही है। अंडरस्टैंड? आगे चलो। तो मोस्ट कॉमन मेथड, मीनिंग क्या हुआ देखो डिवेंचर की, बता रहे हैं हम। कैपिटल रेज करने के लिए कॉमन मेथड एक कंपनी के लिए इशू ऑफ डिवेंचर्स होता है। समझ में आई बात? जो कि एक सिंपल हो सकता है और एक नेकेड कैरिंग नो चार्ज ऑफ एसेट्स। समझ में आई बात? ये बात होता है। सिंपल डिवेंचर, नेकेड डिवेंचर, ये सब आगे पढ़ेंगे, फिर भी हम बता दे रहे हैं। मतलब जो डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं वो तो लोन है। कैसे लोन है? थोड़ा ध्यान से देखो। किसके लिए लोन है? ये डिवेंचर लोन है। किसके लिए? कंपनी के लिए। और ये लोन कौन प्रोवाइड किए हैं? समझ में आई बात? ये लोन प्रोवाइड कौन किया? पब्लिक। अंडरस्टैंड द पॉइंट? जब पब्लिक लोन प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, कल जा करके कंपनी के साथ क्या होगा क्या पता। कंपनी का अगर रेवेन्यू ही जीरो हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तो डिविडेंड नहीं मिलेगा शेयर होल्डर्स को। अगर रेवेन्यू ही नील हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा कंपनी को, फिर उनको क्या मिलने वाला है? इसलिए हर एक लोन के साथ एक सिक्योरिटी होता है। समझ में आई बात? एक सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटी क्या होता है? कंपनी के पास जो एसेट्स है, उस एसेट्स में, ध्यान से सुनो, कंपनी के पास जो एसेट्स है, उस एसेट्स के ऊपर मॉर्गेज रखा जाता है। ये डिवेंचर्स के ऊपर, जो डिवेंचर्स दिए हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसके अगेंस्ट में एसेट, कुछ कोई एसेट या फिर टोटल एसेट्स मॉर्गेज में रहते हैं। हो, ये एसेट्स मॉर्गेज हो सकते हैं डिवेंचर में, नहीं भी हो सकते हैं। समझ में आई बात? इस चीज को कहा जाता है चार्ज ऑन एसेट। समझ में आई बात? इसको कहा जाता है चार्ज ऑन एसेट्स। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो नेकेड डिवेंचर का मतलब क्या होता है? नो चार्ज ऑन एसेट। मतलब आपके पास एक ऐसा डिवेंचर है जो कि आप कंपनी में कोई भी एसेट के ऊपर सिक्योर्ड नहीं है। समझ में आई बात? तो जिस डिवेंचर के अगेंस्ट में सिक्योरिटी होता है वो सिक्योर्ड है, जिसके पास नहीं होता वो अनसिक्योर्ड है। कभी कभार उसको नेकेड डिवेंचर भी कहा जाता है। नेकेड का मतलब क्या होता है? नहीं है। समझ में आई बात? तो कैरिड नो चार्ज ऑन एसेट्स। आगे देखो, मॉर्गेज डिवेंचर के पास आपके एसेट्स की सिक्योरिटी होता है। हो सकता है वो फिक्स्ड हो या फिर फ्लोटिंग हो। जैसे हम बताए, कोई एक पर्टिकुलर एसेट्स के ऊपर आप चार्ज दे रखे हो, आपकी सिक्योरिटी है, आप सिक्योर्ड हो, तो उसको कहा जाएगा फिक्स्ड सिक्योरिटी। समझ में आई बात? फिक्स्ड चार्ज। और ऐसे कहा जा रहा है कि आपको पैसा मिल जाएंगे, लेकिन हमारे कोई एक फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर है, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर है, आपका कोई रोल नहीं है। फ्लोटिंग चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है कंपनी के पास जितने भी अवेलेबल एसेट होंगे उस टाइम, वो कंपनी के कुल एसेट्स बेच करके आपको पैसे दिए जाएंगे, उसको कहा जाता है फ्लोटिंग चार्ज। कोई एक पर्टिकुलर एसेट्स के ऊपर अगर सिक्योरिटी है तो फिक्स चार्ज, और एसेट्स कंपनी के
कॉमन एसेट्स के ऊपर, अवेलेबल एसेट्स के ऊपर अगर चार्ज है तो उसको फ्लोटिंग चार्ज कहा जाता है। समझ में आई बात? तो यहां तक मीनिंग के ऊपर है, इतना ही लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बता रहे हैं। कंपनी रेज फंड करने के लिए सबसे कॉमन मेथड यही होता है, डिवेंचर इशू करता है। डिवेंचर नेकेड हो सकता है, सिक्योर्ड हो सकता है, और सिक्योर्ड अगर हो तो उसका चार्ज फिक्स्ड हो सकता है, फ्लोटिंग हो सकता है। समझ में आई बात? मतलब कुछ एक एसेट्स और सारे एसेट्स के कंपनी के ऊपर वो, या तो सम एसेट्स या फिर ऑल एसेट्स के ऊपर वो पावर जमा सकते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इट। अभी देखो इस चीज में क्या लिखे हुए, ये जो लिखे हुए हैं ये लॉ और अकाउंट्स को मिल करके लिखे हुए हैं। तो डिवेंचर क्या होता है? कंपनी इशू करता है अंडर इट सील। डिवेंचर इज ए बॉन्ड। समझ में आई बात? बॉन्ड हमेशा किसको कहा जाता है बता रहे हैं। बॉन्ड शेयर सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के अंदर है शेयर्स एंड बॉन्ड आते हैं। जनरली बॉन्ड को क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज को बॉन्ड कहा जाता है। समझ में आई बात? मतलब आप लोन दिए हो, बदले में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आप एक कोई ऐसा सर्टिफिकेट खरीदे हो जिसके अगेंस्ट में आप लोन दिए हो और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कॉमनली उसे बॉन्ड कहा जाता है। समझ में आई बात? आगे देखो, बॉन्ड का मतलब वो भी होता है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर गिविंग लोन इज द बॉन्ड इशूड बाय ए कंपनी। कंपनी ये इशू किया है अंडर इट सील, एक्नॉलेजिंग ए डेप्ट एंड कॉन्टेनिंग द प्रोविजंस। इसको हम क्लियर कर देते हैं। एंड कॉन्टेनिंग द प्रोविजंस एज रिगार्ड टू द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। समझ में आई बात? तो ये कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एक सर्टिफिकेट पेपर इशू किए हैं जिसमें हमारे सिग्नेचर लगा हुआ है, सील लगा हुआ है, और हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम एडमिट कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये लोन है, और जिसमें सारे वो प्रोविजन से जबकि आपको प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट देने के लिए हम वादा किए हैं। इस चीज को कहा जाता है फिर डिवेंचर्स। तो क्या समझ में आया? डिवेंचर इज नॉट द कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनो, उस कॉन्सेप्ट को डिवेंचर नहीं कहा जाता है, उस लोन को डिवेंचर नहीं कहा जाता है, उस पर्सन को डिवेंचर नहीं कहा जाता है। कंपनी के साथ इस पर्सन की जो सर्टिफिकेट या फिर जो एग्रीमेंट हो रखा है, इस चीज को डिवेंचर कहा जाता है। ध्यान में आई बात? दैट एक्नॉलेजिंग पेपर, दैट एक्नॉलेजिंग बॉन्ड, दैट एक्नॉलेजिंग पेपर इज कॉल्ड दैट डिवेंचर। समझ में आई बात? लेकिन शेयर्स का मतलब कुछ और होता है। शेयर्स का मतलब क्या होता है? कंपनी का स्कूल कैपिटल की एक टुकड़ा जो है, एक हिस्सा जो है, उसको शेयर कहा जाता है, और जो कागज है उसको शेयर सर्टिफिकेट कहा जाता है। ध्यान से सुनो, छोटे छोटे चीज को हम बता दिया करते हैं क्योंकि यही चीज आगे जाकर के बड़े होते हैं। समझ में आई बात? तो शेयर्स, वो टुकड़ा जो है उसको शेयर्स कहा जाता है। 10 रुपया का शेयर इज ए कॉन्सेप्ट, यू नो, शेयर इज ए मीनिंग, शेयर इज ए कॉन्सेप्ट। समझ में आई बात? ए डिनोमिनेशन, ए स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन ऑफ द कैपिटल इज नोन एज द शेयर, एंड द पेपर attached to it is called the share certificate. But in case of the debenture, in case of the debenture, that denomination, that portion, that concept, that meaning is not called the debenture. That exactly the paper, that exactly the paper which acknowledges your debt, that is called debenture. समझ में आई बात? इस पेपर, इस कागज को ही डिवेंचर कहा जाता है। ध्यान से याद रखो, और कुछ चीजें नहीं है, कहानी को डिवेंचर कहा जाता है। अगर उस डिबेंचर के अगेंस्ट में कुछ चार्ज है, क्रिएट किए गए हैं, चार्ज है मतलब समझ में आई बात? अगर कुछ सिक्योरिटी है, क्यों होना है? जहां पे लोन आता है वहां पे सिक्योरिटी आता है। क्यों? हमेशा जो लोन प्रोवाइडर होता है वो खुद को सिक्योर्ड नहीं फील करता है। होता है ना, अब जब दोस्तों को पैसा देते हो, आप सिक्योर्ड फील नहीं करते हो। समझ रहे हो कि नहीं? आपको मतलब लगता है ये पैसा 10 रुपया लौटाएगा, नहीं लौटाएगा। चलिए किसी दिन आप उससे पानी पूरी खा लेंगे, लेकिन इसमें क्या है, जब दे रहे 1 करोड़ का लोन दे रहे हैं कंपनी को, वापसी का खतरा है भाई। समझ में आई बात? इसलिए या तो आप कंपनी के सारे एसेट्स के ऊपर या फिर कोई स्पेसिफिक एसेट्स के ऊपर चार्ज बना के रखते हो, उसको कहते हैं चार्ज ऑन स्पेसिफिक एसेट्स और फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग्स। आगे देखो, जब तक वो चार्ज रजिस्ट्रार में रजिस्टर नहीं होते हैं तब तक उसको वैलिड नहीं माना जाता है। दैट मीन्स अब जिस एसेट्स को चार्ज में दे रखे उसके लिए एक पेपर बनेगा, उसके लिए एक एग्रीमेंट बनेगा, एक्चुअली सीरीज ऑफ एग्रीमेंट बनता है। समझ में आई बात? और सारे के सारे चीज आपको एक सर्टिफिकेट में लिखे हुए होते हैं, लेकिन उसका अनेक्सर बहुत होता है। तो जिस एसेट्स आपको सिक्योरिटी में मिला क्योंकि आप लोन दिए हो कंपनी को, डिवेंचर मत बोला करो, लोन टू द कंपनी। समझ में आई बात? तो लोन दे रखे हो जो कंपनी को, उसके अगेंस्ट में जो आपको मतलब एसेट्स के चार्ज मिला उसको रजिस्टर करने पड़ जाएंगे रजिस्ट्रार के साथ। समझ में आई बात? तब ये वैलिड हो जाएंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? एंड ये सारे चीज आपके बॉन्ड में प्रिंटेड होने चाहिए। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि इतने जन लोन दे रहे हैं, समझ समझ में आई बात? ये सारे के सारे लोन दे रहे हैं, और ये जो एसेट्स है, सुनो,
एक एसेट्स के ऊपर दो जन को भी सिक्योरिटी दिया जा सकता है, या फिर कुछ एक कूल एसेट्स है जिसके ऊपर सिक्योरिटी दे रखे हैं, बोले ना भी, या तो फ्लोटिंग चार्ज है या फिर फिक्स चार्ज है। तो ये सारे जो बेनिफिशियरी, हाँ कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो माइक म्यूट कर दीजिए। आगे देखो, तो यहाँ पर बात क्या है, तो ये जितने सारे मतलब बेनिफिशियरी अभी है वो कभी विक्टिम बन जाएंगे, समझ में आई बात। तो ये ट्रस्ट बनाते हैं, ट्रस्ट, समझ में आई बात। ये क्या ट्रस्ट बनाते हैं, डिवेंचर होल्डर की ट्रस्ट, समझ में आई बात। और ये सारे को ट्रस्टी कहा जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कहीं पर भी एक कॉमन मतलब बेनिफिट होना हो, एक्सपेंडिचर होना हो, लॉस होना हो, ऑब्जेक्टिव हो, वहां पे एक तो ट्रस्ट बनता है। तो ये क्या होता है, जहां जिसको जिसको यहाँ पे डिवेंचर्स मतलब एसेट सिक्योरिटी के तौर पे मिला है, ठीक है, वो सारे के सारे ट्रस्टी कहा जाते हैं, एंड उनके पास पावर है, वो प्रॉपर्टी को वो कैसे डील करेंगे, एंड दे विल डील इन द वे दे थिंक नेसेसरी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर्स। समझ में आई बात। ट्रस्ट में सारे इन्वॉल्व होते हैं, उसमें ट्रस्टी होते हैं, ट्रस्टर होते हैं, बेनिफिशियरी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, समझ में आई बात। तो वो सारे के सारे अभी डिसाइड करेंगे कि उनके साथ ये क्या होने वाला है, क्योंकि कल जाकर के जो एसेट्स आपको फिर लोन पे मिला है, हो सकता है उसमें वसूली नहीं होगा, तो क्या, समझ में आए। ये कुछ चीजें हैं जो बता दे। देखिए जो कॉमन चीजें वो आपको पता है, बचपन से पता है। अगर हमारे इस क्लास में भी हम बताए आपको कि डिवेंचर इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, और इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, और सिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड होता है, कन्वर्टेबल होता है, नॉन कन्वर्टेबल होता है, और इशू होने पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होता है। आप क्यों आओगे मेरे क्लास में, मकसद क्या है इस क्लास का। कुछ अगर ना सीख करके गए तो फिर फायदा क्या है, समझ में आई बात। दिस इज द थिंग। Why I prepare this much of things? Understand the points? There is a objective behind my class. Understand the point? हमेशा जहां पर भी अटेंड कर रहे हो, जो सेमिनार अटेंड कर रहे हो, जो वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, या फिर जो भी क्लास अटेंड कर रहे हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। जो नया चीज सीखने को मिला उसको लिख करके रखो, उसको नोट करके रखो, उसको दिमाग में भरो, समझ में आई बात। जो पुराना चीज आप सुन रहे हो उसमें और ज्यादा क्लैरिटी लाओ, और ज्यादा पॉलिशिंग लाओ। इन दिस वे आपको धीरे 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 आप अभी से ही मास्टर ऑफ कॉमर्स बन जाओगे, समझ में आई बात। वही बात है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गया, बार बार बताएं। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गया, कुछ नहीं फायदा है वो प्रॉब्लम आना ही नहीं है एग्जाम में। ध्यान से सोचो ना, आप हम जो बता रहे हैं, जो प्रॉब्लम इतना दिमाग लगा देते हो, लगा देते हो, लगा देते हो, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हाँ ये हमसे हो गया, ध्यान से सुनो, हो गया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जामिनिंग दिस प्रॉब्लम इज 5%। When you put your entire efforts to get the problem solved, understand the points, you put all of your energy with all your heart, you solved it, then you just lose the 90% of the concept of this chapter। समझ में आई बात, हम क्या बोल रहे धीरे धीरे। एक थ्योरी का आंसर लिखोगे या फिर एक प्रॉब्लम कैसे सोल्व हो गया, इसको याद रखने में हम ज्यादा टाइम बिताते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जामिनिंग दिस थिंग इज 5% टू 2%। अब बाकी तो गवा रहे हो, सारे कॉन्सेप्ट सीखने की यहीं से कोशिश करो, तब ना आप एंट्रेंस क्वालिफाई करोगे। तो यहाँ पर देखने वाला चीज ये है, सेक्शन 230 में, क्योंकि सारे के सारे चीज सेक्शन 2 में डेफिनेशन लिखे जाते हैं, हम आपको बताए थे। कोई भी लॉ में सेक्शन 1 में क्या लिखे होते हैं, स्कोप ऑफ दैट एक्ट, ये कहाँ पे लागू होंगे क्या नहीं, समझ में आई बात। स्कोप एंड एरिया कवर, सेक्शन 2 में सारे के सारे डेफिनेशन लिखे होते हैं। तो सेक्शन 230 में वही डेफिनेशन लिखा हो जो आप आज तक पढ़ कर आए हो कंपनी एक्ट में। क्या लिखे हो उसमें, याद है आपको, डिवेंचर्स इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक बॉन्ड्स एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। डिवेंचर का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है, ध्यान से सुनो। डिवेंचर इंक्लूड द डिवेंचर स्टॉक, दैट मींस द फुली पेड डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग ए डेप्ट। कोई भी एक कागज हो, कोई भी एक कागज हो जो कि कोई एक लोन सर्टिफाई करता है, मतलब कोई भी इंसान या तो कोई फार्म या तो कोई कंपनी, कोई भी और एक कंपनी हमारे कंपनी में लोन दे सकता है कि नहीं। तो कोई भी लोन दिया हुआ है, इस चीज को हम सर्टिफाई करते हैं, बी सर्टिफाई दैट कि यू
हैव प्रोवाइडेड अस द लोन, कोई भी एक ऐसे कागजात को डिवेंचर कहा जाता है। इस गलतफहमी में मत रहा करो कि डिवेंचर कोई एक पर्टिकुलर चीज होता है। एनी सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट विच एविडेंसिंग ए डेप्ट, दैट मींस इट एक्नॉलेजिंग सर्टिफाइंग ए लोन, डेप्ट का मतलब होता है उधारी, अंडरस्टैंड द पॉइंट, वेदर कंस्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट, उस लोन के पीछे हो सकता है सिक्योरिटी हो या ना हो, याद रखिए आपको, कोई भी कागज जो है कि लोन को सर्टिफाई करता है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, और ये इंक्लूड होता है डिवेंचर, स्टॉक, बॉन्ड, इंस्ट्रूमेंट, और कोई भी एक कागजात लोन एविडेंस करता है उसके अगेंस्ट में चार्ज हो, एसेट या ना हो, इसको कहा जाता है डिवेंचर, ध्यान में आई बात। उसके बाद तो इस डेफिनेशन से हमको ये क्लियर आता है कि डिवेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, समझ में आई बात। आगे देखो, कंपनी शैल इशू एनी डिवेंचर्स कैरिंग नोटिस, हाँ तो कोई भी कंपनी, नो कंपनी ऐसा कोई भी डिवेंचर इशू नहीं करते जिसका वोटिंग राइट्स हो, समझ में आई बात। क्यों? क्योंकि वोटिंग राइट्स हो जाने पर उनको हम ओनर कहेंगे, और ये किसके पास होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है, समझ में आई बात। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप 3 साल तक डिविडेंड नहीं दोगे तो वो भी कुछ हद तक वोटिंग करने के लिए, आपको क्या होता है, वोटिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, दैट मींस टू सम एक्सटेंट, समझ में आई बात। लेकिन आप कभी भी इशू नहीं करो ऐसा डिवेंचर जिसका वोटिंग राइट्स हो, समझ में आई बात। क्यों? क्योंकि कल जाकर के आपकी कंपनी में वो डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। आप ध्यान से सुनोगे इस चीज को, अब बिल्कुल समझ जाओगे। देखो हम बता रहे हैं, यहाँ पे हमारे घर में कोई फंक्शन हो रहा है, समझ में आई बात। इस चीज को बताने के लिए टाइम नहीं होता, नहीं तो हमारा बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल हमारे पास है। अब स्टोरी नहीं याद रखोगे तो आपको पढ़ाई याद नहीं रहेगा, जैसे कि हम आपको बताए थे, समझ में आई बात। ह्यूमन ब्रेन, समझ में आई बात, यहाँ पे टेक्स्ट कैप्चर नहीं होता, समझ में आई बात, टेक्स्ट कैप्चर नहीं होता ह्यूमन ब्रेन, सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स या तो स्टोरी, समझ में आई बात, या तो पिक्चर्स या तो लॉजिकल स्टोरी, ये याद रहते हैं ह्यूमन ब्रेन में। तो यहाँ पर बात क्या हुआ, देखो हमारा एक फैमिली है, म्यूट द माइक प्लीज, स्क्रीन में देखो आप माइक ऑप्शन है, तो म्यूट कर दो। नेक्स्ट वीट, दैट मीन्स सपोज हमारा एक फैमिली है, फैमिली में फंक्शन है, समझ में, फैमिली में फंक्शन है। सो यहाँ पर अब इसके लिए पैसा कहाँ से मिलेगा, अब ध्यान से देखो। सो यहाँ पे हमारे पापा जी इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना बात। सो यहाँ पे फादर पैसा दे सकते हैं, ब्रदर पैसा दे सकते हैं, भाई पैसा दे सकते हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। और क्या होता है, हमारे दूर के रिश्तेदार, मामा जो हैं, मामा अंकल्स जो हैं, आंटियां जो हैं, वो भी पैसा दे सकते हैं, समझ में आई बात। अब हम जो पैसा इन्वेस्ट किए, फंक्शन हो रहा है, शादी हो रहा है, समझ में, वो हम ऑनर हो गए, यहाँ पे इन्वेस्ट किए। सो वी विल डिसाइड दैट कि इसकी शादी कैसे होगी, समझ रहे हो। मान करके चलो ये मुन्नी है, समझ रहे हो, तो मुन्नी मुन्नी, तो मुन्नी की शादी हो रहा है, तो इसकी शादी कैसे होगी हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम सारे के सारे ऑनर से, समझ में। दूर के रिश्तेदार जो मामा और मामी थे, समझ में आई बात, ये देखो मामा और मामी हमको जो पैसा दिए वो लोन हो गया ना, क्योंकि भाई कभी तो वापसी करना होगा उनका पैसा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। वही बात है, फॉर्मली नहीं तो इनफॉर्मली, नहीं तो उनके बच्चे की शादी में तो वापसी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दूर के रिश्तेदार जो पैसा दिए, वो हो सकता है लाखों पैसा दिए होंगे, लाख सब रुपये दिए होंगे, बट दे हैव नो राइट टू डिसाइड हाउ मुन्नीस मैरिज विल बी कंडक्टेड ना, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दिस इज द थिंग्स, समझ में आई बात। क्योंकि दूर के रिश्तेदार हो सकता है पैसा दिए हो, उसमें हम दुकान भी खोले हैं, उसमें हम व्यापार किए थे, या फिर हो सकता है उसमें से घर में कुछ फंक्शन किए, या तो फिर किसी का शादी करवाए, फिर भी आप जो पैसा दिए हो सकता है बहुत मेजोरिटी पैसा दिए हो, 50% पैसा दिए हो, फिर भी क्या होता है, आप लोन प्रोवाइडर ही हो, आप उधारी दिए हो, आपका पैसा कभी ना कभी वापस मिल जाएगा, तब तक आप चुप रहो। यू हैव नो राइट टू डिसाइड एनीथिंग, एनी अफेयर्स इन आवर बिजनेस, इन आवर फैमिली, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द डिवेंचर होल्डर्स एंड दीज आर द शेयर होल्डर्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। So shareholders having the voting rights, never the debenture holders have. Understand the point? This is the things. And no company can issue the debentures which have the voting rights. यही बात था, अंडरस्टैंड। तो फीचर्स ऑफ द डिवेंचर, डिवेंचर के फीचर क्या होते हैं, देखो यहाँ पे जल्दी क्विक करेंगे, मतलब रिवाइज करेंगे, क्योंकि आगे हमारा मेन पढ़ाई चीजें है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। नेक्स्ट, देयर इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच एविडेंसेस अ लोन मेड टू ए कंपनी, दैट मींस कि सबसे पहले डिवेंचर क्या चीज होता है, ये डॉक्यूमेंट है, डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है, कागज है जो कि कोई लोन को एविडेंस करता है, दैट मींस इट सैटिस्फाइज प्रूफ ऑफ ए लोन, अंडरस्टैंड द पॉइंट। वही बात है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होना है, तो यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी है ये, एंड इंटरेस्ट ड्यू होता है इन स्पेसिफिक डेट, कोई एक स्पेसिफिक डेट में आपको इंटरेस्ट मिलता है।
मान करके चलो 12% डिवेंचर्स लिखे हुए हैं, दैट मीन्स कि इस डिवेंचर्स के ऊपर 12% आपको इंटरेस्ट मिल जाने हैं, और ये स्पेसिफिक डेट्स पे ड्यू होते हैं। जनरली साल में 2 बार ड्यू होते हैं, समझ में आई बात। तो सेमी एनुअली डिवेंचर्स की इंटरेस्ट रेट ड्यू होते हैं, तो सेमी एनुअली हो जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। आगे देखो, इंटरेस्ट पेएबल होता है एट ए प्री डिटरमाइंड फिक्स रेट रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ द प्रॉफिट। आपकी कंपनी में प्रॉफिट हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोन प्रोवाइडर है, लोन प्रोवाइडर के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, आपको पता है ही। आप कोई व्हीकल खरीदे हो, समझ में, व्हीकल खरीदे हो बैंक से लोन लेकर के, अगर इस गाड़ी को आप चलाओ ना चलाओ, कंपनी को तो आपको वापसी ब्याज देना ही पड़ेगा, कंपनी को आपको इंस्टॉलमेंट भरना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? इंस्टॉलमेंट भरते हो कि नहीं फाइनेंसर को? दिस इज, आप गाड़ी चलाओ ना चलाओ, इस गाड़ी में व्यापार हो ना हो, पर्सनल व्हीकल हो कमर्शियल व्हीकल हो, इंस्टॉलमेंट मंथली आपको देना ही होना है। समझ में आई बात? रिगार्डलेस ऑफ योर रेवेन्यू इनकम एंड सैलरी, आप मिलेगा नहीं मिलेगा। उसी तरह कंपनी मुनाफा कमाया नहीं कमाया उसमें क्या फर्क पड़ता है, आपको बैच टाइम टू टाइम आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ जाएगा। आगे के देखो क्या लिखे हैं, द ओरिजिनल सम जो है, वो ओरिजिनल सम मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी रिपेड हो जाता है एट स्पेसिफिक फ्यूचर डेट लिखे होते हैं, और ये कन्वर्ट हो सकते हैं अदर डिवेंचर्स और शेयर्स में। समझ में आई बात? तो क्या लिखे हुए हैं इसमें देखो, कोई फ्यूचर मान करके चलो कोई एक डिवेंचर इशू हुआ 5 ईयर्स के लिए, तो 5 ईयर्स जैसे ही खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2000, मान करके चलो 22 22 तो नहीं 25, ठीक है, 2025 31 मार्च को हम आपके पैसा वापस कर दिए जो 1 लाख रुपया आप दिए थे। या तो ऐसा होता है, या तो जाकर के डिवेंचर का क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर्स में। बताया था ना, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होगा तो क्या आपको फायदा हो रहे हैं, आप पहले क्रेडिटर थे, क्रेडिटर से ओनर बनने की हम मौका दे रहे हैं। समझ में आई बात? मुनाफा कमा सकते हैं हमारे व्यापार में, तो इसलिए क्या होता है, या तो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में, या तो अदर डिवेंचर्स में। अदर डिवेंचर्स का मतलब क्या हुआ, ना आप 12% डिवेंचर थे, आप 12% की कैटेगरी में थे, हम कह रहे आपको आप कन्वर्ट हो जाओ 15% डिवेंचर में। समझ में? तो अब तो वो तो कूदने लगे भाई, बहुत बढ़िया मौका ही मौका है। कंपनी ऐसा करता है, यस कंपनी कर सकता है। देखिए, आप फायदे देने के लिए कुछ भी कर सकते हो इन्वेस्टर्स को, लेकिन नुकसान के लिए लॉ है। समझ में आई बात? वही बात है। आगे देखो, इट मे और मे नॉट क्रिएट ए चार्ज ऑन द, हाँ ये डिवेंचर होल्डर क्या होता है, हो सकता है डिवेंचर के अगेंस्ट में कोई चार्ज ऑफ एसेट हो, कुछ सिक्योरिटी हो या फिर ना हो। अंडरस्टैंड द पॉइंट? ये मैंडेटरी नहीं, बार बार ये चीज क्यों लिखे जा रहे हैं, क्योंकि मैंडेटरी नहीं कि हर एक डिवेंचर सिक्योर्ड होना ही है। अंडरस्टैंड द पॉइंट? दिस इज स्टॉक एक्सचेंज में आप अपना डिवेंचर को लिस्टेड करके बेच सकते हो। समझ में आई बात? या तो प्रीमियम में या तो पार में, यही बात है। जब शेयर बेच रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, हमारा कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है ही, तो आप आर्टिकल से पहले से लिख दोगे कि डिवेंचर को भी आप पब्लिश करोगे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू में, और 2 पैसा आप उसके हिसाब से भी कमा सकते हो। जब एक मतलब देखो, लोन भी प्रीमियम में इशू होता है, समझ रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो, लोन भी प्रीमियम इशू होता का मतलब होता है, मतलब 100 रुपया फेस वैल्यू है। समझ रहे हो? जब आप खरीदोगे तो 120 देके खरीदोगे, ऐसा होता है? यस होता है, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंपनी है, उसका इंटरेस्ट रेट है 20%, तो आपका तो पैसा एक ही साल में हो गया ना। समझ में आई बात? मतलब 100 रुपया आप सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, 100 रुपया ही लोन दिए हो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन आप दोगे 120, उसी को तो कहा जाता है इशूड एट प्रीमियम। क्या फायदा है सर, हम 120 देंगे और 100 रुपया का ही सर्टिफिकेट मिलेगा? अरे बाबू, उसका इंटरेस्ट रेट भी तो 20 है। समझ में आई बात? तो आपको तो एक साल में आपको पैसा वापसी मिल ही जा रहा है ना, फिर तो 20 रुपया का 20% इंटरेस्ट लाइफ टाइम आपको मिलता ही रहेगा। समझ में आई बात? तो फायदा ही है। उसलिए जो प्रॉफिटेबल कंपनी होता है वो प्रीमियम में भी क्रेडिटरशिप, मतलब शेयर तो इशू करते ही हैं, लोन को भी इशू करते हैं प्रीमियम में। समझ में आई बात? और यहाँ पर लिख करके हम रखे हैं डिस्टिंक्शन ऑफ द डिवेंचर्स एंड शेयर, डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिवेंचर्स और शेयर के डिफरेंस क्या चीज है, यही बात। पीजी का क्लास को कुछ एक काम किया जाएंगे, जस्ट ए सिंगल मिनट वेट। डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिवेंचर्स एंड द शेयर्स, सुनिए जी, बात छोटे बच्चों की है, समझ में आई बात? तो ये आपको खुद से पढ़ लेना चाहिए था, पढ़ भी लोगे, फिर से एक बार आपको सिर्फ याद दिलाते हैं हम यहाँ। सो दिस इज नॉट आवर मीन्स की द स्ट्रिक्ट करिकुलम, it is assumed that you already have learned debentures, what is debenture, what is share, these are the differences. We have to stick, we have to focus on the accounting parts, that's it. So here we just reminding you which are the differences between the debentures and the shares. Look at it. तो डिवेंचर्स होल्डर क्या होता है, वो क्रेडिटर होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ऑनर्स होते हैं। जैसे कि हम बताए, दीज आर द क्रेडिटर्स एंड दीज आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी।
सो ये क्रेडिटर्स क्यों मिले, इसलिए उनका क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, वो लोन का जो सब ट्रीट किए जाते हैं, उनको वोटिंग राइट्स नहीं होता है, वो ऑनर नहीं कहा जाते हैं। समझ में आई बात? आगे देखो, यहाँ पे वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं और शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो 10 पॉइंट्स लिखे हो ना, कैरिंग ए ग्रेट वेटेज, हम बता दें कैरिंग ए ग्रेट वेटेज। तो आगे हम आपको सवाल, प्रैक्टिकल सवाल, नोट सब कुछ छोड़ करके जाएंगे, वो आपको खुद को देखना है। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग्स, जिसको चाहिए आप खुद से देख लेंगे। तो यहाँ पर देखो, डिवेंचर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स होते हैं। डिवेंचर्स क्या होता है कि इंटरेस्ट प्री डिटरमाइंड होता है एट ए फिक्स रेट, लेकिन डिविडेंड आपको पता है ही, जैसे प्रॉफिट होगा उस हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। तो जैसे ही हम यहाँ शेयर की बात कर रहे हैं, तो मेनली इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर के डिवेंचर के साथ थोड़ा डिफरेंसेस अच्छा है। अब तो प्रेफरेंस शेयर कहोगे, वो तो सिमिलर इन नेचर, समझ में, मतलब मैक्सिमम टू फीचर सेम है। तो जब शेयर्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स रखो राइट साइड में, और यहाँ पे डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं। समझ, द डिवेंचर रेट क्या होता है, डिवेंचर्स यहाँ पर इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है एट ए पर्टिकुलर डेट, लेकिन शेयर होल्डर की रेट कुछ फिक्स नहीं होता इक्विटी शेयर होल्डर्स की, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर की फिक्स रेट रहता है। समझ में आएगा? आगे देखो, इंटरेस्ट एंड डिवेंचर्स, ये देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब बता रहे हैं, मतलब प्रॉफिट कैलकुलेशन करने से पहले पीएल अकाउंट में ही इंटरेस्ट अकाउंट आता है। याद करो, इंटरेस्ट कहाँ आता है, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। दैट मीन्स कि प्रॉफिट से पहले काट करके जितना बचेगा वो प्रॉफिट होगा। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब बिफोर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट वी हैव टू चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यूज, द रिमेनिंग विल बी द प्रॉफिट। बट डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड का मतलब क्या है, इट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे याद रखो, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट से पहले ये काटे जाते हैं। इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट होगा तब जाकर के डिविडेंड के कॉन्सेप्ट आएंगे। अगर प्रॉफिट जिस साल नहीं हुआ, ना प्रिफरेंस शेयर होल्डर ना इक्विटी शेयर होल्डर, किसी का डिविडेंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। तो प्रॉफिट को काटना इज द अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, प्रॉफिट को काटना इज द चार्ज ऑफ प्रॉफिट। समझ में आई बात? आगे देखो, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवेंचर होते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, रजिस्टर्ड, कन्वर्टर। लेकिन शेयर सबको दो तरह होता है, प्रेफरेंस शेयर या तो फिर इक्विटी शेयर। समझ में आई बात? कंपनी के बैलेंस शीट में डिवेंचर्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखे जाते हैं। कंपनी के बैलेंस शीट में डिवेंचर्स को लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सेक्शन के अंडर दिखे जाते हैं। लेकिन कंपनी बैलेंस शीट में शेयर्स को कहां देते हैं, शेयर होल्डर्स फंड और शेयर कैपिटल्स में। समझ में आई बात? नोट्स टू अकाउंट्स में लिखे जाते हैं, यही बात है। तो सबसे पहले होता है ना इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। तो वो शेयर होल्डर्स वाला मतलब जब हेडिंग है वहीं पे आ जाते हैं शेयर्स के पैसा, और लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग के अंदर आ जाते हैं डिवेंचर्स। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द डिवेंचर्स एंड द शेयर्स, बट बोथ आर द सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, बोथ आर द सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर द कंपनी। डिवेंचर्स कन्वर्ट हो सकते हैं अदर डिवेंचर शेयर में, अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है और टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। आपको सर्टिफिकेट जब मिल रहा होगा, डिवेंचर जब इशू हो रहा है, उसके टर्म और कंडीशन के हिसाब से आपको कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में? शेयर कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते अदर सर्कमस्टेंसेस, कोई भी एक सर्कमस्टेंसेस शेयर कभी भी अदर टाइप्स ऑफ शेयर्स या फिर डिवेंचर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? डिवेंचर का पैसा फॉरफिट नहीं कर सकते हो, मतलब डिवेंचर का चलिए कोई 10 रुपया देना था, 9 रुपया दिया तो 9 रुपया लोन हुआ ना, तो डिवेंचर का पैसा आप फॉरफिट नहीं कर सकते हो। हालांकि शेयर फॉरफिटेड हो सकता है नॉन पेमेंट ऑफ कॉल के लिए। इस पॉइंट को हम एलाबोरेट करना चाहेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो जो चीज बता रहे हैं। अरे बाबू, आप लोन मांग रहे हो श्याम से, ध्यान से देखो, आप लोन मांग रहे हो श्याम से, ठीक है? कितना रुपया लोन मांगे थे? 100 रुपया। अब श्याम आपको दे रहा है 90 रुपया, तो 90 रुपया लोन हो गया ना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम 100 रुपया आपको मांगे थे, अब 90 रुपया दिए, 10 रुपया नहीं दिए, इसलिए आपका 90 रुपीज फॉरफिटेड हो गया। फॉरफिटेड का मतलब हम और कभी आपको वापसी नहीं करेंगे। अब तो फिर तो चप्पलें खाने वाली बात हो गया। समझ में आई बात? उधारी भाई मारी खाओगे, पैसा नहीं रिटर्न करोगे तो, वही बात है। तो उधारी मोस्ट बी रिपेड। लेकिन हम यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे थे, पर मान लो कंपनी कह रहा है, हम कहे थे आपको 100 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए, आप ऐसा कर रहे हो कि 50 रुपया दिए है रखे हो और दे ही नहीं रहे हो बाकी 50 रुपया, बाकी 50 रुपया नहीं दे करके आपके पास शेयर रखे हो, तो आपका तो शेयर कैंसिल होना ही है ना, क्योंकि आप ओनर्स हो तो आपका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आई बात? तो नहीं दे रहे हो तो आपका शेयर फॉरफिट हो जाने हैं। लेकिन लोन उधारी है, उसका पैसा कभी भी फॉरफिट नहीं होता है, जितना पैसा दिया है उतना पैसा आपको रिटर्न करने पड़ जाएंगे। यहाँ पे हम फॉरफिचर और नॉन फॉरफिचर की कॉन्सेप्ट अच्छे से हम समझा दिए। आगे देखो, तो जो मैच्योरिटी है, जब टाइम पीरियड आ जाएगा, जब मैच्योरिटी है, तो डिवेंचर होल्डर उनका पैसा वापसी वो पा जाते हैं, टर्म एंड कंडीशन जिस हिसाब से होगा, प्रीमियम डिस्काउंट जिस हिसाब से होगा। इक्विटी शेयर होल्डर का कोई मैच्योरिटी नहीं होता है। समझ में आई बात? वो शेयर होल्डर के पैसा कभी भी नहीं मिलते हैं, लिक्विडेशन के टाइम में अगर पैसा बच रहा है तो मिल सकते हैं। समझ में आई बात? ये बात है। पर देखो, लिक्विडेशन में क्या हुआ, डिवेंचर होल्डर्स आर पेड बैक बिफोर द शेयर होल्डर्स। मान लो अभी कंपनी क्या हुआ, लिक्विड होने जा रहा है, कंपनी हो जाएगा बंद,
कंपनी हो जाएगा बंद, तो डिवेंचर होल्डर भी पैसा दे रखे हैं, शेयर होल्डर्स भी पैसा दे रखे हैं, तो सबसे पहले किसको पैसा मिल जाना है? सबसे पहले डिवेंचर होल्डर्स को पैसा मिल जाना है। समझ में आई बात? शेयर होल्डर्स को बाद में पैसा मिलेगा, क्यों? क्योंकि जो मेहमान होते हैं उससे पहले खाने दिए जाते हैं, ये पुराना स्टोरी है, आप इसको याद रखे हो। और जो हम खुद खाना बनाए तो हम बाद में ही खाते हैं। समझ में आई बात? ये लॉजिक नहीं है बुद्धू। लॉजिक ये है कि जो लोन दे रखे हैं, दे आर द एक्सटर्नल पर्सन। समझ रहे हो? दे आर द सफरर्स। दे हैव नो इंटरेस्ट विद अफेयर्स ऑफ द कंपनी। दे हैव नथिंग टू डू विद द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। दे हैव नथिंग टू डू विद द ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ द कंपनी। दे मतलब दे आर गेटिंग एट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट from the company as they are the loan provider. That's why they must not be suffered at any circumstances. Hence, their money must be paid back before the shareholders. ये बात। तो डिवेंचर्स कितने प्रकार की हैं? फिर आगे बच्चों की पढ़ाई है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, साजिम किया जाता है इस सेमेस्टर में। समझ में आई बात? फिर भी हम आपको आगे बता देते हैं, हो सकता है आपकी मतलब जो उस टाइम का जो सीबीएसई और आईसीएसई सिलेबस हो उसमें नहीं रहा होगा ये चीज, फिर भी ये आपकी कई गलती है। समझ में आई बात? कोई बात नहीं, स्टेट बोर्ड में ये मेरा सब कुछ है। आगे देखो, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स किस बता रहे हैं। सिक्योरिटी के तौर पे कन्वर्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस, नेगोशिएबिलिटी, प्रायोरिटी के तौर पर डिवेंचर्स अलग अलग टाइप्स के हैं। ठीक है ना? यही बात है, हम पर बस टाइम नहीं है, हम आगे चलेंगे। सिक्योरिटी के तौर पर डिवेंचर्स दो प्रकार के होते हैं। समझ में आई बात? तो जिस डिवेंचर्स के अगेंस्ट में कुछ चार्ज है, एसेट सिक्योरिटी है, तो उसको सिक्योर डिवेंचर कहा जाते हैं। सिक्योरिटी और चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब बता दिया हम ऑलरेडी, कोई एक स्पेसिफिक एसेट्स के ऊपर आपकी चार्ज होगा। मतलब ए मशीन, मान लो ए मशीन, ये मशीन ए है और इस ए मशीन के ऊपर है राधे श्याम को दिए गए हैं सिक्योरिटी। तो राधे श्याम जब भी पैसा नहीं मिलेगा वो ए मशीन बेच सकता है और उसका पैसा वो अपने वसूली कर सकता है। दिस इज व्हाट कॉल्ड फिक्स चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज क्या हुआ? फ्लोटिंग चार्ज क्या हुआ? आप थे कोई एक झुंड, समझ में आई बात? ये देखो झुंड, इस झुंड को कहा गया है कि बाबू तुम लोग सुनो कि तुम लोग को एक ऐसा काम है, वर्किंग शॉप में, ठीक है, फैक्ट्री में जितने मशीन है वो सारे के मशीन के ऊपर आपको चार्ज दिए जा रहे हैं। दैट मीन्स कि कल जाकर के अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा तो फैक्ट्री के कुल एसेट्स, सम ऑफ एसेट्स आप बेच सकते हो, बेच करके अपना पैसा वसूल कर सकते हो। समझ में आई बात? कि सम एसेट्स के ऊपर या तो फिर कंपनी के मिसलानियस एसेट्स के ऊपर। दैट मीन्स कि कंपनी के पास कोई भी एसेट बचा होगा उसको बेच करके आप ले सकते हैं। इसको कहते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग चार्ज मतलब समझ रहे हो? आपका चार्ज ना तैर रहा है हवा की तरह, पानी की तरह। समझ रहे हो? ये होता है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग समझते हो कि नहीं? व्हेन you put a drop of the mustard oil on the water, that it floats on the surface of the water. समझ में आई बात? This drop of the mustard oil is called the floating on the surface of the water. So that means कि your charge is like that, your charge is like that, floating. That means you have no fixed charge. और कल जाकर के आपके साथ क्या होगा वो भी नहीं पता है। समझ में आई बात? वही होता ना, ये पानी के ऊपर जब टप्पा होता है ना बारिश के टाइम में, क्या कहते हैं हमें नहीं पता, बबल। ये जो पानी के ऊपर जो बबल होता है ना, उसका जैसा कुछ नहीं पता, उसका भी आप लोग का कुछ नहीं पता। फ्लोटिंग चार्ज है, मतलब तैर रहा है आपका चार्ज। देखिए वही चीज अंग्रेजी में लिखा हुआ है, वही चीज हिंदी में बोलने में कॉमेडी लगता है, चीजें एक ही है। आगे देखो, सिक्योरिटी नेक्स्ट विद कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी मतलब परिवर्तन किया जा सकता है बाबू। तो डिवेंचर्स अगर आपकी परिवर्तनीय है, कन्वर्टेबल है, तो क्या कन्वर्टेबल होने? डिवेंचर्स विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स। समझ में? जब इक्विटी शेयर में कन्वर्टेड हो जाएंगे या फिर मतलब अदर टाइप्स ऑफ डिवेंचर में कन्वर्टेबल हो जाएंगे आफ्टर ए स्पेसिफाइड डेट, उसको कहा जाते हैं कन्वर्टेबिलिटी। देखो डिवेंचर्स अगर मालिक बन जाएंगे तो फायदा है, प्रेफरेंस शेयर बनने में तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए डिवेंचर्स प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं होते, डिवेंचर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होते हैं। कब? ना क्योंकि आप जब लॉन्ग टर्म कंपनी के साथ रहोगे तो कंपनी आपको बेनिफिट देना चाहता है, इसलिए डिवेंचर्स कन्वर्ट कर देते हैं इक्विटी शेयर से। समझ में आई बात? आगे की देखो, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। आपके डिवेंचर्स कभी भी इस कंपनी का मतलब सांसें जब तक चलता रहे तब तक आपकी कंपनी, आपकी डिवेंचर कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं शेयर में। समझ में आई बात? ये डिवेंचर्स को कहा जाता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। समझ में आई बात? फिर परफॉर्मेंस, यहाँ पर परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो पड़ेगा ना, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिडीमेबल डिवेंचर्स, इरिडीमेबल डिवेंचर्स। समझ में आई बात? जो डिवेंचर्स रिडेम्पशन हो जाने हैं आगे जाकर के 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रिटर्न। आपकी पैसा आपको वापसी मिल जाने हैं 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, उसको रिडीमेबल डिवेंचर्स कहा जाते हैं। समझ में आई बात? इरिडीमेबल डिवेंचर्स का मतलब होता है लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी आपका डिवेंचर्स कभी भी रिडीम नहीं हो सकते हैं। जब तक कंपनी का सांसें चलेगा तब तक आपकी उधारी चलेगा। समझ में आई बात?
इसको कहते हैं परपेचुअल डिवेंचर्स और द इरिडीमेबल डिवेंचर्स। दीज डिवेंचर्स आपको वापस किया, आज देखिए आपका पैसा कभी ना कभी तो वापस आने। दीज आर रीपेड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, कंपनी जब बंद होना है भाई, जब तक कंपनी का सांसें चलेगा तब तक नहीं देना पैसा, लेकिन जब बंद हो जाएगा तो क्या, तब मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो ठीक ही बोले हम, ऐसा नहीं होता है। तो कंपनी जिस दिन लिक्विड हो रहा है, लिक्विड हो रहा है का मतलब शट डाउन हो रहे हैं, कंपनी जिस दिन बंद हो रहे हैं उस दिन आपका पैसा आपको वापसी मिल जाने हैं। इसको कहते हैं इरिडीमेबल डिवेंचर्स। ऐसा हम बताए, लेकिन ऐसा हम झूठ बताए और बुक में झूठ लिखा हुआ है। इरिडीमेबल डिवेंचर, इरिडीमेबल शेयर इशू करना नहीं कर सकते हो आप, मुश्किल हो जाएंगे, आपको कभी भी रजिस्ट्रार सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं मिलेगा, दम घुट के रखेगा आपका। समझ में आई बात? यही बात है, इरिडीमेबल शेयर्स और इरिडीमेबल डिवेंचर्स इशू नहीं होते हैं। अगर कर भी देते हो आप तो कोई खरीदेगा भी, थोड़ा सोचो। आपको कहा जाएगा आप उधारी दो, ध्यान से सोचो, आपको कहा जाएगा उधारी दो, जो उधारी की हमको कभी हम आपको वापस नहीं करेंगे। जिस दिन हम मर जाएंगे उस दिन हमारा LIC का जो पैसा मिलेगा ना, उसी में से आपको वापसी होगा। अब भाई आप चप्पल ऊपर की बात करोगे आगे। नेगोशिएबिलिटी की बात क्या है? नेगोशिएबिलिटी का मतलब बता रहे हैं, ट्रांसफरेबिलिटी। समझ में आई बात? यहाँ पर नेगोशिएबिलिटी का बात होता है ट्रांसफरेबिलिटी। समझ में आई बात? यहाँ पे थोड़ा सा टर्म्स और वर्डिंग्स थोड़ा चेंज है। क्यों चेंज है? क्योंकि हम प्रोफेशनल लेवल लेकर के ले गए हैं पढ़ाई को, लेकिन पढ़ाएंगे पर आसान भाषा में। आप संबलपुरी भाषा समझते हो ना, ये कहता मेनता कहना मेना के, उसी में समझो। समझ में आई बात? उसी में समझो। तो नेगोशिएबिलिटी का मतलब होता है ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब पढ़ाई है प्रोफेशनल की, लेकिन बताएंगे हम आपको संबलपुरी लैंग्वेज में। वो आता नहीं हमको, फिर भी देखते हैं, कोई बात। तो ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है जो आपके डिवेंचर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। देखिए डिवेंचर ट्रांसफरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दो प्रकार होते हैं। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, ध्यान से देखो बता रहे, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड डिवेंचर जो होते हैं जिसका नेम, एड्रेस एंड पर्टिकुलर सब कुछ रजिस्टर ऑफ डिवेंचर एक्ट है कंपनी में, वहां पे रजिस्टर हो जाते हैं। वो जनरली इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है। अगर आप ट्रांसफरेबल करना चाहते हैं तो कंपनी को आप लिखेंगे एप्लीकेशन। कंपनी को आप जैसे ही एप्लीकेशन लिखते हो, कंपनी क्या करेगा, जो रजिस्टर ऑफ द डिवेंचर है, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर है, वहां पे प्रोविजंस कंप्लाई करके आपके नाम को स्ट्राइक आउट किया जाएगा, काट दिए जाएंगे, फिर दूसरा नाम एंट्री कर दिए जाएंगे। इस हिसाब से आप ट्रांसफर कर सकते हो। इट्स नॉट ए इजी थिंग। समझ में आई बात? ये बात है। लास्ट में क्या लिखे हुए देखो, either in the order of register holder expressed in the warrant issued by the company or bearer of the interest coupon. Understand the point? Debenture interest is paid either to the order or registered of the holder expressed in the warrant. जो रजिस्टर्ड डिवेंचर है, कंपनी जिसके पास ये रजिस्ट्री हुआ है उसी को ही डिवेंचर इंटरेस्ट देगा, या तो फिर जो उसके अगेंस्ट में जो भी मतलब रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको इंटरेस्ट मिलते रहेंगे। लेकिन हम बताते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर भी ट्रांसफर हो सकते हैं आफ्टर मतलब कंप्लाइंग ऑफ लॉन्ग प्रोसीजर। ऐसे आप खुद से ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। समझ में आई बात? आगे देखो, बियरर डिवेंचर क्या होता है? ये ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। आपके पास सर्टिफिकेट है, आप मिस्टर जेड को दे दिए, मिस्टर वाई को दे दिए, हो गया ट्रांसफर। जिसके पास भी सर्टिफिकेट होगा उसी को डिवेंचर का इंटरेस्ट मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर है उसी को ही मिलेंगे। समझ में आएगा? तो ये नेगोशिएबल है। जो जिस बियरर जो है उसको ही हम ऑनर मान लेंगे। बियरर का मतलब होता है बियरर ऑफ द सर्टिफिकेट, जिसके पास अभी सर्टिफिकेट होगा उसी को ही बैच मिलता जाएगा। समझ में आई बात? कोई भी रिकॉर्ड डिवेंचर होल्डर में नहीं रहता है, उसका कोई भी रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं रहता है। तो इंटरेस्ट पे कैसे होते हैं होल्डर, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी आइडेंटिटी, नो ट्रांसफर डीड इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ सच डिवेंचर्स। जिसके पास भी वो सर्टिफिकेट होगा वो क्लेम कर सकता है डिवेंचर, इंटरेस्ट उसको मिल जाएंगे। और यहाँ पे कोई डीड वगैरह नहीं बनाना पड़ते हैं ट्रांसफर के लिए। आप कागज किसी को पकड़ा दो, वो उस उतने उधारी का मालिक वो बन जाएगा। समझ में? प्रायोरिटी बेसिस पे, प्राथमिकता, समझ में? प्रायोरिटी बेसिस पे फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर, सेकंड मॉर्गेज डिवेंचर बता रहे हैं हम, बताए थे ना आपको। मान लो ये है मशीन ए, मशीन ए, इसमें क्या हुआ, इसमें देखो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई ये दोनों को यहाँ पे दिए रखे हैं चार्ज। मशीन ए का दाम बहुत है, 10 करोड़ है। समझ में? 10 करोड़ है। और मिस्टर एक्स मान करके चलो कि 50 लाख दिए हैं, ये 30 लाख दिए हैं। समझ में आई बात? तो ये 50 लाख दिए हैं, 30 लाख दिए हैं कंपनी को, तो 50 30 फिर भी तो 80 लाख ही हो रहा। तो 10 करोड़ का इतना लिख दिया हम, 1 करोड़ लिख देते, चलो जो भी। 1 करोड़ का कोई मशीन है, मशीन मतलब प्लांट है भाई, 1 करोड़ का कोई प्लांट है, तो ये दोनों को इसमें चार्ज दिए गए हैं। लेकिन बात क्या है, मिस्टर एक्स पहले इसमें से पैसा लेगा।
अगर कुछ बचेगा तो मिस्टर वाई फिर उसमें से पैसा ले सकता है, अपना वसूली रिकवरी कर सकता है। दिस इज व्हाट कॉल्ड फास्ट मॉर्गेज डिवेंचर, सेकंड मॉर्गेज डिवेंचर। समझ में आई बात? तो फास्ट मॉर्गेज डिवेंचर वो होते हैं जिस डिवेंचर को पहले पे आउट किया जाता है जब प्रॉपर्टी चार्ज किया गया हो। सेकंड मॉर्गेज का डिवेंचर वही होता है कि आफ्टर सेटिस्फाइंग द फास्ट मॉर्गेज डिवेंचर, अगर कुछ पैसा बचता है तो सेकंड मॉर्गेज डिवेंचर को दिए जाएंगे। तो अभी आपको पता चला है कि मैक्सिमम केस में क्या होता है कि डिवेंचर्स प्रोवाइडेड होते हैं, मतलब सिक्योर्ड होते हैं, और जब भी डिवेंचर सिक्योर्ड होते हैं, जब भी डिवेंचर्स सिक्योर्ड होते हैं तो उनके डिवेंचर्स के ऊपर है सिक्योरिटी के हिसाब से उनको फिर रिपेमेंट होता है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन एटसेट्रा। समझ में आई बात? तो फास्ट मॉर्गेज डिवेंचर होगा तो उस मशीन से सबसे पहले अधिकार आपकी है, सबसे पहला राइट आपकी है, आप पैसा ले सकते हो। अगर कुछ बचता है तो फिर दूसरा को जाकर के यहाँ पे मिलता है। समझ में आई बात? तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर क्या चीज है, ये चीज हम बता दिए ताकि क्या होता है कि डिवेंचर्स में थ्योरी आने वाले हैं, और इसमें जितना कवर होना सके हमसे, जितना हो सकता था हम उतना आपको, मतलब करीब करीब 40 मिनट टाइम है, ये चीज हम बता दिए। आगे चलते हैं अकाउंटिंग के रोल पे। समझ में आई बात? हालांकि अकाउंटिंग भी खत्म होगा, थोड़ा ध्यान से आप सुनते रहोगे। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर्स, सबसे पहले लिखा है रिडीमेबल डिवेंचर्स। पहले क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है, देखो सारे के सारे डिवेंचर्स रिडीमेबल है, लेकिन रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू लिखा गया, ठीक है। डिवेंचर्स फ्रॉम द रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो सबसे पहले बात इसको, यही बात है, अंडरस्टैंड? तो डिवेंचर्स, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर्स लिखे हुए, all the debentures are redeemable, understand the points, but here we will do accounting entries from redemption point of view, from redemption point of view। तो डिवेंचर्स की रिडेम्पशन क्या होते हैं, देखो बात, सबसे पहले तो शेयर जैसे इशू होता है वैसे भी इशू होता है। शेयर्स क्या होता है, इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है ना, पेमेंट कैसे करने होते हैं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने होते हैं। तो डिवेंचर्स में इन इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होते हैं, उसके लिए भी अकाउंटिंग एंट्रीज है। अभी के लिए देखो अकाउंटिंग एंट्रीज फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो डिवेंचर्स जैसे इशू होते हैं पार प्रीमियम डिस्काउंट पे, तो रिडेम्पशन भी होते हैं पार प्रीमियम डिस्काउंट पे, लेकिन डिस्काउंट में जनरली नहीं होते हैं। फिर यहाँ पे लिखे हुए हैं, सार्मोटेंसेस दे रखे हैं ताकि आप चीजें को सीखो। समझ में आई बात? तो सबसे पहले देखो क्या चीज लिखा है, तो डिवेंचर इशूड एट पार, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। तो रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से 6 सिचुएशन हो सकता है, आप याद रखोगे ये चीज को। समझ में आई बात? तो डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, डिस्काउंट तो छोड़ दो क्योंकि जनरली डिस्काउंट में होता नहीं है, ठीक है ना। आगे देखो, फिर डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार हो सकता है। फिर डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार हो सकता है। समझ में आई बात? तो डिवेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम हो सकता है, ना डिस्काउंट देन प्रीमियम देन प्रीमियम देन प्रीमियम। कहने का मतलब क्या, अब ध्यान से सुनो, समझ में आई बात? मतलब 6 कंडीशन होंगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ये 6 कंडीशन का आपको याद भी रखना है, लिखना है, ये बहुत थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स भी आएंगे कि फ्रॉम द रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इश्यूज ऑफ डिवेंचर्स आर देयर। इस चीज को हम काम करते हैं, आपको ऐसे समझाते हैं। लुक एट जस्ट अ सिंगल मिनट, हाँ ये ब्लैक स्क्रीन करवा दी, हम देखो सुन। एट द टाइम ऑफ इशू, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, इफ यू विल फाइंड एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टीज रिगार्डिंग द वॉइस एंड वीडियो, प्लीज कीप कमेंटिंग मी, आप मॉनिटरिंग हो, ठीक है। अदरवाइज सुनो, ये इशू है, यहाँ पे रिडेम्पशन है, ध्यान से देखो। तो कहने का मतलब ये है डिवेंचर्स में अकाउंटिंग एंट्री शेयर्स के हिसाब से बिट डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि डिवेंचर इशू होता ही है रिडेम्पशन के लिए, 5 साल के बाद रिडेम्पशन अगर हो जाएगा, तो रिडेम्पशन होने का टाइम में अगर कुछ लॉस हो रहे हैं या तो कुछ बेनिफिट हो रहे हैं, या तो बेनिफिट तो नहीं रिकॉर्ड होते हैं, अगर कुछ लॉस हो रहे हैं या फिर कोई लाइबिलिटी आ रहे हैं, तो उसको हमको रिकॉर्ड करने पड़ जाएंगे इशू के टाइम पे ही। ध्यान से फिर से हम बता रहे हैं, रिडेम्पशन के टाइम में अगर कुछ हमको लॉस इस मतलब हो रहा है या फिर लाइबिलिटी हो रहा है, इशू के टाइम पे कुछ लॉस हो रहे हैं, लाइबिलिटी हो रहा है, वो सारे के सारे इशू के टाइम पे ही रिकॉर्ड करने होते हैं। इसलिए डिवेंचर्स फ्रॉम द रिडेम्पशन ऑफ पॉइंट व्यू बीट ट्रिकी है। तो इसको आप कैसे याद रखो, 6 कंडीशन आप कैसे याद रखो, ध्यान से सुनो। इशू हो सकता है जैसे कि पार, डिस्काउंट लिखते हैं उसके बाद, ठीक है, सीक्वेंस है, हम बताएंगे ऐसा क्यों। पार, फिर डिस्काउंट, फिर प्रीमियम, पता है कि नहीं। जैसे कि कोई एक चीज इशू हो सकता है, तो यहाँ पर ये कहा गया कि रिडेम्पशन भी तो हो सकते हैं।
रिडेम्पशन भी तो हो सकते हैं, या तो पार में या तो यहाँ पर लिखते हैं प्रीमियम में। जनरली यहाँ पे डिस्काउंट का ऑप्शन नहीं लिया जाता है। समझ में आई बात? क्यों क्यों नहीं लिया जाता उसके बारे में भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ध्यान से देखो। आप 100 रुपये दिए हो, समझ में आई बात? 100 रुपये दिए हो, ये रिडम्पशन होगा 5 साल बाद। 5 साल बाद या तो आपको 100 के 100 वापसी मिल जाना चाहिए, या तो उससे ज्यादा 120 आपको मिलनी चाहिए। उससे कम मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? एक लोन अमाउंट 5 साल के बाद आपको ज्यादा मिलनी चाहिए ना। इंटरेस्ट तो मिलेगा वो अलग बात, प्रिंसिपल अमाउंट या तो आपका उतना ही उतना मिल जाए बिसाइड्स द इंटरेस्ट, या तो उससे कम मिले, तब ना आपको अच्छा लगेगा। आप लोन दोगे 100 रुपया, 5 साल बाद 90 रुपया रिटर्न होगा, ऐसा तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो जनरली यहाँ पे डिस्काउंट ऑप्शन नहीं आएंगे। कैसे याद रखोगे, हम ट्रिक बता रहे हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड लिख दोगे पार डिस्काउंट प्रीमियम, राइट साइड लिख दोगे पार और प्रीमियम, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं आते हैं। ये चीज हम लिख करके भी रख दिए हैं आपको, तो बताएंगे। तो कैसे कंडीशन आ रहे हैं, देखो 6 कंडीशन आएंगे। सबसे पहले इशू एट पार, रिडेम्पशन एट पार, इशू एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। क्या हुआ, 2 कंडीशंस गया, इसका नाम है एक, ये 2 कंडीशंस गए। फिर देखो इशू एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, 4 कंडीशन गए। फिर देखो इशू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पार, हाँ ये हो सकता है। क्यों होगा, हम इस चीज को बता रहे हैं। प्रीमियम में इशू का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब 100 का चीज 120 में इशू होगा, ठीक है ना, इशू होगा, और देने के टाइम में आपको 100 रुपया रिटर्न किया जाएगा, हाँ ये हो सकता है। क्यों होगा बता रहे हैं, बिकॉज 100 इज द फेस वैल्यू, 100 इज द फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू पर कमिटमेंट दिया जाता है कंपनी, जैसे कि हम सिनेमा हॉल के एग्जांपल दिए थे। आप कुछ भी करो 100 रुपया का ही आप ऑनर रहोगे। 120 रुपया आपको 20 रुपया प्रीमियम लिए जाएंगे, लेकिन पैसा वापसी जब होगा 100 रुपया वापसी होता है। ये हम आपको एग्जाम्पल सिनेमा हॉल के देकर के समझाए थे, समझ में बात? तो इशू प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पार, और इशू प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, समझ में बात? कितने हुआ, 5 6, आप ऐसे याद रखोगे। समझ में आई बात? ये वाला चीज था, समझ में आई बात? तो सबसे पहले पार पार, पार प्रीमियम, डिस्काउंट पार, डिस्काउंट प्रीमियम, प्रीमियम पार, प्रीमियम प्रीमियम, ऐसे आप याद रखना होगा ये वाला डायग्राम लिख करके। ये 6 कंडीशंस को आप एग्जाम में लिख दोगे। समझ में आई बात? तो यहाँ पर देखो, तो पे लिखे हुए हैं कि देखो डिवेंचर्स इशूड एट पार, फिर एट पार, समझ में? तो फिर डिस्काउंट होगा, प्रीमियम, रिडेम्पशन, दीज आर द कंडीशंस। लास्ट में देखो लिखे हुए हैं रिडेम्पशन एट ए डिस्काउंट में भी रेयर, मतलब डिस्काउंट में रिडक्शन नहीं होते इन प्रैक्टिकल लाइफ, लिखे भी हुए। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग, जैसे कि उस दिन भी बताए थे तो चीजें रेयर है, रेयर आप कहोगे नहीं ऐसा हुआ है, ऐसा हम देखें, अरे बाबू ऐसा हो गया था, हो गया था, कोई खरीदेगा नहीं, कोई बेच नहीं ला रहे, लॉ परमिट नहीं कर रहे, जिस कोई कभी किया होगा तो हो गया तो हो गया। एक्सेप्शनल केस को हम नहीं पढ़ते हैं। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग्स। आगे की बात देखो, जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द अबव केसेस। आप जर्नल एंट्री ध्यान करके देखो, अंडरस्टैंड द अगर चीजें हैं आपको दिखा रहे हैं। all are line, it seems to be good connection, just a single minute। यहाँ पे क्या चीज लिखे हुए हैं देखो, डिवेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। देखोगे टाइम क्या हुआ, 1 बजने को है, कोई बात नहीं। देखो डिवेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, ठीक है। तो डिवेंचर जब भी पार में इशू हो रहा है और इक्वल टू द पार वैल्यू रिडेम्पशन भी होना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट मीन्स कि 100 के डिवेंचर 100 में ही दिए जाएंगे 5 साल के बाद। मान लेते हैं उसका 10 ईयर जो है, लाइफ पीरियड जो है 5 साल, समझ में? तो इशू होने का टाइम पे एंट्री क्या होगा, ध्यान से सुनो। हम रिडेम्पशन की टाइम की एंट्री नहीं बात कर रहे हैं, हम इशू की ही बात कर रहे हैं। और एक बार बता दे रहे हैं, वी आर कंसर्न अबाउट द एंट्रीज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ इशू ओनली। बट जब इशू के लिए आप एंट्री कर रहे हो तब भी रिडेम्पशन में अगर कुछ हो रहा है, लॉस या लाइबिलिटी, वो फर्क पड़ जाता है, वो फर्क पड़ जाता है। वो कैसे, आगे बताएंगे। समझ में आई बात? हम रिडेम्पशन की जनरल एंट्री नहीं करेंगे, हम इशू का ही एंट्री करेंगे, लेकिन अब किस हिसाब से रिडेम्पशन करोगे वो यहाँ पे फर्क पड़ता है। चलिए पार की बात अभी हो रहा है, दैट मीन्स कि 100 के शेयर जब 100 में ही रिडेम्पशन होना है। रिडेम्पशन का मतलब समझ रहे हो, आप लाए थे 100 रुपया, वापसी करोगे 100 रुपया। ध्यान से व्हेन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, जब आप एप्लीकेशन पैसा रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, बहुत सिंपल है। शेयर्स के बारे में तो वही हो रहा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे वही होता है, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर और डिवेंचर एंट्रिया सेम है, कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। फिर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू द डिवेंचर अकाउंट, उसमें क्या लिखते थे, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू द कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनो, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। तो डिवेंचर की कैपिटल को डिवेंचर ही कहा जाता है, शेयर की कैपिटल को शेयर कैपिटल कहा जाता है। फिर से शेयर की कैपिटल को शेयर कैपिटल कहा जाता है, लेकिन डिवेंचर्स की कैपिटल को
डिवेंचर्स अकाउंट कहा जाता है। सो डिवेंचर्स अकाउंट का मतलब ही है प्रिंसिपल अमाउंट अकाउंट ऑफ द डिवेंचर्स। समझ में आई बात? समझ में आई बात? जैसे कि शेयर कैपिटल में 100 रुपया जाता था, वहां डिवेंचर्स में भी यहाँ 100 रुपया जाएंगे। जितना प्राइस होगा, और 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। कॉमन प्रैक्टिस इज दैट डिवेंचर का पैसा 1000 रुपया होता है और शेयर का प्राइस 100 रुपया होता है। समझ में आई बात? कॉमन प्रैक्टिस क्या है? शेयर का प्राइस 100 रुपया फेस वैल्यू होता है, डिवेंचर का प्राइस 1000 रुपया होते हैं कॉमनली। होगा कुछ भी हो सकता है। आगे देखो, फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू द डिवेंचर अकाउंट को, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट। बहुत ईजी। आप पहले शेयर की जगह में क्या करते हैं? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। वैसे ही बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स अकाउंट को ही कैपिटल का परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट नाम दिया जाता है। क्यों? मान करके चलो 12% डिवेंचर्स, तो उसका नाम हो जाएगा 12% डिवेंचर्स अकाउंट। समझ में आई बात? 12% डिवेंचर्स अकाउंट। क्यों? ये परसेंटेज शेयर अकाउंट तो हम नहीं लिख रहे थे सबसे पहले, इक्विटी शेयर का तो कोई परसेंटेज नहीं होता है, इसलिए नहीं लिखे जाते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर की है तो ऑब्वियसली लिखे जाते हैं 15% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। समझ में आई बात? ध्यान से। इक्विटी शेयर में परसेंटेज इसलिए नहीं लिखे जाते हैं क्योंकि परसेंटेज फिक्स नहीं है। प्रेफरेंस शेयर में ऑब्वियसली लिखे जाते हैं और डिवेंचर होल्डर में ऑब्वियसली लिखे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि अलग अलग क्लास की डिवेंचर्स हो सकते हैं, अलग अलग क्लास की डिवेंचर्स हो सकते हैं। जैसे कि 12% वाला, 13% वाला, 15% वाला हो सकते हैं। समझ में आई बात? तो 12% डिवेंचर अकाउंट, 30% डिवेंचर अकाउंट, 15% डिवेंचर अकाउंट अलग अलग क्लास की होते हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट वीक इसलिए उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए लिखे गए। आगे देखो, अगर 1 नंबर सवाल को लेकर के चले तो अमोल लिमिटेड जो है, ये अमोल क्या होता है, क्या पता? अमोल लिमिटेड जो है वो 40 लाख रुपए की इशूड, नो नो सॉरी 9 रुपए नंबर्स हो गए। अमोल लिमिटेड इशूड 40 लाख नंबर्स ऑफ 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹50 each। समझ में? ऑफ ₹50 each payable on application as per the term mentioned in the prospectus and redeemable at par time after 3 years from the date of issue। 3 साल बाद रिडेम्पशन होना है। सुनो, रिडेम्पशन कितना साल के बाद होगा और कितना पैसा में होगा, वो एंट्री हम मतलब जो कितने साल के होगा उसके लिए कुछ नहीं करना है, और रिडेम्पशन की एंट्री कुछ नहीं करना है। हम सिर्फ और सिर्फ इशू का एंट्री करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर इन द बुक्स ऑफ अमोल लिमिटेड। सुनो, जहां पे पार में इशू करके पार में बात हो रहा है तब तक कुछ नहीं। अब ध्यान से सुनो, इस चीज को फिर से बता देते हैं। और सॉरी, एक बार हट गया तो हट गया। जब तक रिडेम्पशन प्रीमियम में ना हो तब तक कॉमन एंट्री होगा। याद रहेगी आपको, रिडेम्पशन जब तक प्रीमियम में ना हो रहा है तब तक एंट्री एज यूजुअल। यहाँ पे देखो क्या चीज है। तो सबसे पहले तो हम पैसा रिसीव करेंगे और सबसे पहले पैसा को रख देंगे। समझ में आई? तो यहाँ पर क्या होना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट का मतलब क्या होता है? 9%। तो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट आप लिख सकते हो, बिल्कुल। समझ में आई बात? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो कितना हो रहे? 40 लाख इंटू 50 each, दैट मीन्स 4 इंटू 5 20, फिर ये 2 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो। समझ में आई बात? इतने सारे पैसा हो गया, पूरा करोड़ों में पैसा हो गया, 20 करोड़। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो यहाँ पे फिर से लिख दो वही उतना पैसे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर क्या होगा? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ट्रांसफर टू द डिवेंचर्स अकाउंट, तो इसलिए लिखो डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यहीं पे परसेंटेज लिखना जरूरी है। तो परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट, तो जैसे ही परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट लिखते हैं, यही कैपिटल अकाउंट है। ध्यान से सुनो, यही कैपिटल अकाउंट। सर इसको भी क्या कैपिटल कहा जाता है? ऑब्वियसली हम बताए ना, कैपिटल 2 तरह के होते हैं, या तो ओनरशिप कैपिटल या तो बोरोड कैपिटल होते हैं। कैपिटल हो सकते हैं, हाँ, बोनोड ऑन्ड कैपिटल होता है, ये बोरोड कैपिटल होता है। समझ में आई बात? और शेयर की कैपिटल को शेयर कैपिटल कहा जाता है, लेकिन डिवेंचर्स की कैपिटल को डिवेंचर्स अकाउंट कहा जाता है। समझ में आई बात? तो आपको यहाँ पे जितना भी थे 20 करोड़ और 20 करोड़ आपको यहाँ पे लिख देना है। तो कॉमन एंट्री सबसे पहले एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन रिसीव करो। अगर इस चीज में अलॉटमेंट भी दिया था तो अलॉटमेंट भी लिख देते, वही बात है। आगे की देखो, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार और एट डिस्काउंट। ये बात क्या हुआ? डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार और एट डिस्काउंट जो लिखा हो ना, इसको छोड़ दो, क्योंकि रिडेम्पशन एट डिस्काउंट होता नहीं है, हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं। तो ये डिस्काउंट में इशू हुआ है और रिडीमेबल एट पार होगा, तो अभी कंडीशन कैसे हुआ? पहले कंडीशंस को लिखते हैं। तो इशू होगा 90 रुपए में, ठीक है,
और रिडेम्पशन होगा 100 रुपए में। ये बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आएगा। इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, डिस्काउंट तो होता नहीं है, रिडेम्पशन छोड़ दीजिए। जहाँ पे 90 रुपया आप ले रहे हो, अभी लोगों को 100 रुपया का सर्टिफिकेट दोगे, फेस वैल्यू इज ऑलवेज 100 है। देखिए इशू के टाइम में भी ये 100 रुपया फेस वैल्यू है, रिडेम्पशन के टाइम में भी 100 रुपया, फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। समझ में आई बात, सर्टिफिकेट वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। अभी अब एक डिवेंचर्स को इशू किए हो 90 रुपया में, जब 5 साल बाद या 3 साल बाद उसको वापसी करोगे, उसका प्रिंसिपल अमाउंट की बात हो रही, इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही। ध्यान से सुनोगे चीज, यहाँ पे देखो। तो दिस इज द, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर, ये फिफ्थ ईयर, हर एक साल इंटरेस्ट मिलेगा, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। आपको जो कैपिटल अमाउंट अभी मिला है, समझ में आई बात, 100 रुपया फेस वैल्यू के बदले 90 रुपया मिला है, इसको जब आप 5 साल के बाद रिटर्न करोगे ना, तो 100 रुपया में रिटर्न कर दोगे, ये 90 के बदले 100 दोगे, यही बात चल रहा है। इंटरेस्ट तो हर एक साल मिलेगा ही, समझ में आया? आपका प्रिंसिपल जब वापस होगा, प्रिंसिपल अमाउंट वो भी वापसी होगा ना, उस चीज की हम बात कर रहे हैं। तो अभी कंडीशन क्या है, डिवेंचर जब डिस्काउंट में इशू होता है, इशू प्राइस क्या होता है, फेस वैल्यू से कम होता है, पार वैल्यू से कम होता है, तो डिफरेंस जो भी होगा उसको लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कहा जाता है। अरे उस टाइम भी तो था, समझ रहे हो कि नहीं, उस टाइम भी तो था लॉस ऑन, आप जो कहते हो ना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, यहाँ पर भी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज टू बी रिटर्न ऑफ ओवर द लाइफ ऑफ द डिवेंचर। हाँ अभी जो डिस्काउंट हुआ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 90 रुपया में इशू किए 100 रुपया का माल, तो डिस्काउंट कितना देना पड़ गया बाबू, 10 रुपया। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 10 रुपया जो डिस्काउंट हुआ, इस 10 रुपया डिस्काउंट इज द लॉस, और आप बता सकते हैं कि कैपिटल लॉस है, बिल्कुल। तो दिस ₹10 इज द कैपिटल लॉस, एनी लॉस पर्टेनिंग टू द कैपिटल इशू इज द कैपिटल लॉस। सो कैपिटल लॉस को क्या किए जाएंगे, सेटअप किए जाएंगे, कैसे, थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, सॉरी लाइफ टाइम ऑफ द डिवेंचर। तो डिवेंचर 5 साल में रिडम्प होना है, ध्यान से देखो 5 साल में रिडम्पशन होना है, तो 10/5, ये लॉस को 5 साल में हम बांट देंगे। तो हर एक साल कितना है, 2 2 2 2 2। तो जब राइट ऑफ होता है ना, जब राइट ऑफ होगा 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया पीएल अकाउंट से हर एक साल राइट ऑफ होगा। समझ में आई बात, जितना डिस्काउंट देना पड़ता है डिबेंचर्स इशू करने के लिए, वो डिस्काउंट कैपिटल लॉस है, वो कैपिटल लॉस एक साल में भरपाई नहीं हो सकता है। इसको डिबेंचर का जितना वैलिडिटी है, उतने वैलिडिटी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके लॉस को सेटअप करना है, उसको कहते हैं रिटर्न ऑफ द डिवेंचर लॉसेस। और वो कैसे होता है हम बता दिए, 10 रुपया डिस्काउंट है, डिवाइड बाई 5, 2 करके रुपया आपको रिडीम होना है। वो बाद में हमारा पढ़ाई है इस चैप्टर के एंड में, आगे देखो। तो अभी क्या होना है, सबसे पहले जब एप्लीकेशन मनी आप रिसीव करोगे, ठीक है, एप्लीकेशन मनी जब रिसीव करोगे तब तो प्लान ही है, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। फिर जब ये एट द टाइम ऑफ मेकिंग अलॉटमेंट, रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन मनी, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी भी सेम होगा, ठीक है, यहाँ पे दिखा दे रहे देखो, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बैंक टू डिवेंचर, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू कैपिटल क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट, परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट। ये एक एंट्री हो गई, ये 2 एंट्री हो गई, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्काउंट और प्रीमियम रिकॉर्ड कब होता है, अलॉटमेंट के टाइम में, अगर कुछ ना कहा है तो अलॉटमेंट में रिकॉर्ड होगा ना, तो डिस्काउंट कैसे रिकॉर्ड होंगे, अगर लिखे हुए हैं, अच्छा ये ट्रांसफर वाला था, अगर अलॉटमेंट किया, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। सुनिए जी बता रहे, अगर ये वन शॉट पेमेंट है, तो अगर एप्लीकेशन भी प्रोविजन है, अलॉटमेंट भी प्रोविजन है, फिर तो डिस्काउंट अलॉटमेंट में आ जाना है। समझ में आई बात, तो यहाँ पर इसको हम काट देते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है एप्लीकेशन पैसा एक ही शॉट में रिसीव कर रहे हैं और वही ट्रांसफर हो जा रहा है, तो क्या होना है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डेबिट होंगे टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट। सीधी बात हम बता रहे हैं आपको, डिस्काउंट एंड इशू ऑफ शेयर क्या होता था, डेबिट, क्योंकि ये एक लॉस है, तो डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिवेंचर भी होने हैं डेबिट। समझ में आई बात, एप्लीकेशन के टाइम में रिकॉर्ड होने हैं तो एप्लीकेशन के टाइम में डिस्काउंट यहाँ पे हो जाएंगे, अलॉटमेंट के टाइम पे तो अलॉटमेंट के टाइम ऑब्वियसली हर एक जगह में हो सकते हैं। यहाँ पे क्यों एप्लीकेशन के टाइम पे ही हम यहाँ पे लिख दिए हैं, क्योंकि अगर वन शॉट पेमेंट होगा तो क्या करोगे, वो तो एप्लीकेशन के टाइम पे ही आना है। अगर उनमें इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन भी अलॉटमेंट पे है, तो अलॉटमेंट के टाइम पे ये रिकॉर्ड होने हैं। सारे की चीज के क्वेश्चन करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जैसे कि लिखे हुए हैं देखो, समझ में आई बात, यही बात है। तो देख लो, तो ऑटो लिमिटेड इशूड इतना, अरे भाई ये कितना भी नहीं समझ में आ रहा है, समझ रहे हो, 100 लाख 1 करोड़, 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 इच, मतलब इतना इतना फिर मल्टीप्लाई करो भाई, तो अजीब बात कर रहे, ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10%, 10% डिस्काउंट मतलब किसके ऊपर, 100 रुपया के ऊपर,
ठीक है, रिडीमेबल एट पार एट द एंड ऑफ 10th ईयर। सुनो, 10 ईयर के साथ वैलिडिटी के साथ हमारा कुछ नहीं करना है। मनी वाज पेबल एज फॉलोज, ₹30 ऑन एप्लीकेशन, ₹60 ऑन अलॉटमेंट। समझ में आई बात? ₹60 ऑन। देखो यहाँ पर तो दो चीजें आ गई, तो डिस्काउंट हम कहाँ पे लेंगे? अलॉटमेंट पे ले जाते हैं, बाई डिफॉल्ट बात है। समझ में आई बात? चलिए इस चीज को एंट्री करके हम दिखाते हैं। नंबर 1 बात, सबसे पहले देखो ध्यान से, तो ये 1 करोड़ शेयर्स इंटू 100, जितने 100 करोड़ हो गए, छोड़ दो कोई बात। तो यहाँ पे ₹100 का शेयर 10% डिस्काउंट में चलेंगे का मतलब क्या है? सबसे पहले देखो, सो इज द फेस वैल्यू बट इशू प्राइस इज द 90। समझ में? तो आपको ये 90 कैसे मिल रहा है? ये देखो 30 + 60, 90 मिल रहे हैं। तो यहीं पे हम काम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 है, पर ये जो 60 है कैसे है? 70 - 10 है। क्या समझ में आई बात? ये चीज समझना जरूरी होता है। ये एनालिसिस आप करोगे, जब प्रीमियम होता है तो प्रीमियम चीज इंक्लूडेड होता है। डिस्काउंटेड जब इंक्लूडेड होता है मतलब क्या, उसके ऊपर कैपिटल पैसा है। यहाँ पे 30 रुपया लोगे, यहाँ पे 60, मतलब 60 रुपया लोगे, 90 रुपया ही ले रहे हो। तो डिस्काउंट को कहाँ कंसिडर करना है? अलॉटमेंट में कंसिडर अगर करना है तो इसका कैपिटल अमाउंट 70 है -10, तब ना होगा। तब जा करके देखो कैपिटल अमाउंट कितना हो रहा है, 100, 30 + 70 कैपिटल हो गया 100, और पैसा आपको मिलने वाला है 90। समझ में आई बात? यही बात है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? अगर इसमें से लिखे आपको पैसा कितना मिलेगा बैंक, और इसमें से लिखे कैपिटल, तो ध्यान से देखो, एप्लीकेशन के टाइम में पैसा मिलेगा 30, कैपिटल है 30, और अलॉटमेंट के टाइम में आपको पैसा मिलेगा 60, लेकिन कैपिटल है 70। तब ना ये 60 कैसे आया ना, 70 - 10 और 60। उस हिसाब से कैपिटल अमाउंट 100 है और पैसा मिलेगा आपको 90। समझ में आई बात? ये पहले से शेयर में आप कर चुके हो, अभी सिर्फ और सिर्फ हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। समझ में आई बात? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। तो क्या हो जाने हैं आपको? एप्लीकेशन कितना 30 करके, 30 में ये वही बात है, इतना जीरो लगाओ, फालतू चीजें। करोड़ हो, 30 करोड़ लिखो यार, खत्म। नेक्स्ट फिर टू डिवेंचर्स अकाउंट, अभी लिख दो 30 करोड़। अब जब लिखोगे तो जीरो लगाओगे और क्या। तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा कहाँ जाता है? कैपिटल में जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखो डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट लिखे जाएंगे अभी, परसेंटेज डिवेंचर्स, दैट मीन्स कि 8% डिवेंचर्स अकाउंट। यहाँ पे आप हमको बता दिए शेयर की कैपिटल को शेयर कैपिटल कहा जाता है, डिवेंचर्स की कैपिटल को परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट कहा जाते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पूरा 30 करोड़ लिख दो। समझ में आई बात? 30 करोड़, 30 करोड़ यहाँ पे हो गए। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तो एप्लीकेशन का पैसा आप रिसीव कर दिए, उस हिसाब से आप अलॉटमेंट की पैसा भी रिसीव करोगे। तो सबसे पहले अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू करो, लिखते जाओ, आगे लिखो। तो अलॉटमेंट जब ड्यू करोगे उसी टाइम पे ही आना है, अलॉटमेंट ड्यू के टाइम। तो जर्नल एंट्री क्या होना है? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट है तो डिस्काउंट आएंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट, दैट मीन्स 8% डिवेंचर्स अकाउंट। समझ में आई बात? तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो कितना पैसा आपको आने हैं, कितना पैसा लिखना है। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, एक काम करो, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में आप तो उतना पैसा मांगोगे जितना पैसा आपको मिलेगा ना। तो ये कितने लिखे जाएंगे? ये 60 लिखे जाएंगे, ये 10 लिखे जाएंगे, ये 70 लिखे जाएंगे। समझ में आई बात? तो यहाँ पे कितने हो जा रहे हैं? 60 इंटू 1 करोड़, यहाँ पे 10 इंटू 1 करोड़, यहाँ पे 70 इंटू 1 करोड़। समझ? क्योंकि उतना शेयर, इतना डिवेंचर है ना, 1 करोड़ डिवेंचर, तो अब अकॉर्डिंगली अमाउंट फिलअप कर दोगे। समझ में आई बात? 60 करोड़, 10 करोड़, 70 करोड़ हुआ, और क्या उसमें क्या फिलअप करना है। तो ये ड्यू हो गए, अब पैसा रिसीव हो रहे हैं। समझ में आई बात? तो पैसा रिसीव हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट, सॉरी अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, पैसा मिल रहे हैं। तो कितना पैसा है? 70 करोड़, 70 करोड़, 70 करोड़। या तो इस चीज को कैसे सॉल्व करोगे पता है आपको? सबसे ऊपर जो है ना, जो यहाँ पे आप जर्नल की कॉलम होता है, यहाँ पे आप रुपीज इन करोड़ लिख दोगे। रुपीज इन करोड़ लिखोगे तो नीचे सिर्फ और सिर्फ 10, 20, 70 ही आपको भरना होगा। सिंपल है।
ऊपर रुपीज इन करोड़ लिख दोगे तो नीचे सिर्फ 70, मतलब 10 करोड़ 70 करोड़, तो सिर्फ 710 लिखना। अगर ऊपर इन लाख लिख दोगे तो यहाँ पर 10 00 70 00 लिखना पड़ेगा। और समझ में आएगा, निश्चित थी। आगे देखो, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार और एट डिस्काउंट, ये बात है। तो डिवेंचर इशू हो रहे हैं प्रीमियम में और रिडीमेबल होंगे एट पार और एट डिस्काउंट में, ठीक है ना। डिस्काउंट तो आना ही नहीं है, हम बताए थे। तो प्रीमियम में इशू होंगे, पार में यहाँ पे आपको रिडेम्पशन हो जाना है। तो ये कौन सा केस है, फिर से बता दे रहे हैं, फिर से कहते। तो यहाँ पे जो इशू प्राइस है और रिडेम्पशन प्राइस है, ठीक है, लिखेंगे। तो प्रीमियम में इशू हो रहे हैं मतलब 110 में इशू होंगे, लेकिन रिडेम्पशन होंगे पार में मतलब 100 में। बहुत ईजी है। तो प्रीमियम में इशू हो रहा है मतलब 110 में इशू होना है और रिडेम्पशन होना है 100 में। तो लॉ तो परमिट करता है कि आप रिडेम्पशन कर सकते हो, इशू कर सकते हो पार प्रीमियम डिस्काउंट में, और रिडेम्पशन कर सकते हो पार प्रीमियम डिस्काउंट पे। हालांकि डिस्काउंट पे रिस्ट्रिक्शन है, होता नहीं है। बहुत ईजी है। रिडेम्पशन को देखना नहीं है, पहले से हम बताए थे, रिडेम्पशन का एंट्री हम करेंगे नहीं। इशू हो रहा है प्रीमियम में मतलब प्रीमियम अकाउंट आएगा और क्या। जब शेयर इशू हो रहा था तो इस प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आ रहा था। तो डिवेंचर जब प्रीमियम इशू हो रहा है तब भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होना ही है, क्योंकि दोनों ही कैपिटल है, दोनों के लिए प्रीमियम आ रहा था, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चल जाएंगे। तो दोनों के लिए लो भी सेम है। ठीक है बाबू, आगे देखो। डिवेंचर जब प्रीमियम में इशू होना है तो इशू प्राइस मोर देन द पार वैल्यू होता है 110, समझ में। तो प्रीमियम ट्रांसफर हो जाते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के, और इसके लिए जर्नल एंट्री हम ये करेंगे जब प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो रहा होता है टाइम ऑफ एप्लीकेशन। हाँ, ये भी हो सकता है, हम बताए यहाँ पे हम वेराइटीज इसलिए करके दिए हैं ताकि आप इस चीज को सम अप करके याद रख सको। पूरा ही सिंपल वे में धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे, वो भी एक तरीका होता है। और चीज को हम जब मतलब सफल करके दिए, ये भी एक ट्रिक होता है माइंड कैप्चर करने के लिए, समझ में आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो जो चीज हम बता रहे हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट। एप्लीकेशन का टाइम पे मान करके चलो प्रीमियम मिल रहा है, एप्लीकेशन टाइम में मिल सकता है, आपको पता है ही, अलॉटमेंट के टाइम पे भी मिल सकता है, समझ में आएगा। कॉल्स के टाइम में भी प्रीमियम मिल सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो जब पैसा आपको एप्लीकेशन का मिल रहा है, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन वन, समझ रहे हो, तो बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अब क्योंकि अलॉटमेंट में इशू हुआ है, जब ट्रांसफर होगा क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, समझ में आई बात। तो ये प्रीमियम कहीं ना कहीं कैपिटल प्रॉफिट होता है हमारा। तो कैपिटल प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होना है, जैसे कि डिस्काउंट अगर डेबिट होता है तो प्रीमियम तो क्रेडिट होना है, समझ में आई बात, इसलिए क्रेडिट होता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो देखो, कैपिटल के लिए कोई एक्सेस पैसा आ रहा है वो कैपिटल प्रॉफिट भी कह सकते हो, या फिर वो लाइबिलिटी भी माना जा सकता है, क्योंकि वो कैसे यूटिलाइज होगा वो सिर्फ और सिर्फ लॉ के हिसाब से यूटिलाइज हो सकता है, हम खुद से बांट नहीं सकते। तो इसको लाइबिलिटी भी कह सकते हो, इसको कैपिटल प्रॉफिट भी कह सकते हो। दोनों का ही नेचर क्रेडिट होता है, समझ में आई बात। तो अभी इस चीज को देखो, आगे क्या लिखा, when debentures are issued at par or premium value but redeemed at discount, that means that the company will gain by paying less. This gain will not be recognized in the books of the time issue of the redemption as per the conservatism concept। एक तो बढ़िया चीज लिखा हुआ है, इसको हम बाद में समझेंगे। आगे हम देखो इस चीज को करते हैं, समझ में आई बात। तो क्या लिखे हुए हैं देखो, लिखा हुआ कि कोइनल केमिकल इशू कर रहे हैं इतना नंबर्स ऑफ डिवेंचर्स 10%, बाला डिवेंचर्स 50 रुपया में 10% प्रीमियम में। तो पहले उसका डिसाइड ही कर लेते हैं इशू प्राइस कितना हो रहा है। इशू प्राइस कितना हो रहा है, 50 + 5 = 55 रुपया, ठीक है। 50 का डिवेंचर 10 रुपये, पेएबल होना है 20 रुपया ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस ऑन द अलॉटमेंट। तो भाई कैलकुलेशन ही कर देते हैं। तो कैसे पेएबल होना है ना, एप्लीकेशन के टाइम थोड़ा थोड़ा भी लिखोगे नहीं तो गलत हो जाएगा। एप्लीकेशन के टाइम में आपको 20 देना है, तो अलॉटमेंट के टाइम में कितना देना है, 35 देना है। समझ में आई बात, यही बात है। आगे देखो, अनर अलॉटमेंट डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार आफ्टर 6 ईयर, इसके साथ कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो फिर ऑल द मनी, ये रिसीवेबल की बात की है हम, कैपिटल अमाउंट इसमें से कितना है बाद में डिसाइड करें। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड, रिकॉर्ड द एंट्रीज व्हेन प्रीमियम मनी इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन मनी। अच्छा, हाँ हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। वो कह रहे हैं एप्लीकेशन में ही प्रीमियम अकाउंट मतलब प्रीमियम पैसा मिल रहा है। अगर कुछ ना कहा होता होता तो फिर अलॉटमेंट में हम मान लेते प्रीमियम छिपा हुआ है। वो कह रहा है इंटेंशनली कि देखो भाई, जो प्रीमियम पैसा है वो एप्लीकेशन में ही मिल जा रहा है। तो देखो, पैसा जब मिलता है हम कोई मना नहीं करता, आज तक कोई मना नहीं किया। सबसे पहले मतलब, समझ रहे हो कि नहीं? लक्ष्मी जितना जल्दी है उतना अच्छा। यहाँ पे देखो एप्लीकेशन में 20 रुपया मिल रहे हैं, तो हम क्या मान लेंगे, ये 20 और 35
दोनों मिल करके ही, ठीक है ना, दोनों मिल करके ही आपकी पैसा है। तो इसी एप्लीकेशन के टाइम पे ही प्रीमियम आपका छिपा हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं? वो चीज मान लो, ध्यान से देखो, ऐसे करने में ठीक होगा कि नहीं, थोड़ा एक बार सोचते हैं। होगा। तो यहाँ इसको स्प्लिट कर दो, 15 + 5, ठीक है, हो गया। और क्या, देखो टोटल 5 रुपया प्रीमियम लेना है, तो एप्लीकेशन का टाइम में छिपा हुआ है, इसका मतलब क्या, एप्लीकेशन का टाइम में 20 लेना है, वो तो खुद ही कह रहा है 20 लेना है एप्लीकेशन टाइम में। तो उसको स्प्लिट कर दो 15 + 5, और बाकी जब 35 रुपया बचेगा, बता, अलॉटमेंट का टाइम लेना है, इस हिसाब से हम 55 रुपया कलेक्ट करेंगे। ये 55 रुपया का स्प्लिट करो कैसे, 50 + 5, और ये 5 मिलना है एप्लीकेशन का टाइम पे। शेयर आप पढ़ चुके हो, जितना स्पीड आप समझोगे, जितना स्पीड आप करोगे उतना स्पीड। और एंट्री क्या होना है, एंट्री सेम होना है, और क्या होना है, ठीक है। चलिए नंबर 1 एंट्री करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, आपको जैसे अभी पता है, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अगर शेयर की केस होता, भाई इजी है, शेयर की केस होता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होना था। अब डिवेंचर है तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट होना है। चीजों को आप डिफिकल्ट बनाते हो, पढ़ाई डिफिकल्ट होता नहीं। चलिए, हमारा पीजी क्लासेस भी है, ठीक है ना, हम शेड्यूल किए हैं अभी। देखिए चीजें बहुत पता नहीं की हम कोशिश करते हैं, ठीक है ना, लेकिन और भी चीजें हैं, मतलब, तो टाइम हो जाते हैं, लोग पर्सनल वर्क भी तो है, समझ रहे हो, दिस इज दैट्स व्हाई आई एम द सिंगल पर्सन हियर मैनेजिंग ऑल द थिंग्स माय पर्सनल एक्टिविटी। समझ रहे हो कि नहीं, एटसेट्रा। तो क्या था कि आप लोग उस एंड पे घर पे बैठे हो ना, मतलब खाना, नाश्ता, कपड़ा, मैगी, समझ रहे हो, जूता, खुद का बेड भी कभी लगाए हो, जमाए हो कभी नहीं, वो भी नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो फिर क्यों टाइम होता है बीच बीच में, लगता है टाइम क्यों होता है, क्योंकि दूसरों का तकलीफ नहीं समझ में आता बीच बीच में, समझ में। हाँ, एक तो छोटा चीज हम आपको बता रहे हैं, ये जो मेरा स्लाइड है आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? ये देखो 60 पेज का है। ये तो छोटा चीज हम आपको आज बता रहे हैं, छोटा सा चीज, जिसको मतलब अच्छा लगे, जो हमारा सुने, वो कभी करोगे, फिर हमको उस दिन मैसेज में रिप्लाई करो। ये स्लाइड है 60 पेजेस का, और ईच एक स्लाइड ऐसा नहीं है कि हापाजार्डली लिखा हुआ है, समझ रहे, ईच एक स्लाइड ऐसा नहीं कि हापाजार्डली लिखा हुआ, सिस्टमेटिकली आपको होना चाहिए, थीम उनके साथ सब कुछ होना चाहिए। तो दिया कितना हुआ है, एक चीज आपको बता रहे हैं, 60 पेजेस का एक स्लाइड है, ठीक है, प्रेजेंटेशन है, याद रखो 60 पेजेस प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये हम एक क्लास के लिए बनाए थे, लेकिन और आधा घंटा मिलता तो हमारा क्लासेस जनरली 1.5 घंटा होता है, हमको प्लेन मतलब सफिशियंट 1.5 घंटा हमको मिल जाता, 2 घंटा मिल जाता तो हम कर देते, ठीक है ना, वही बात है, लेकिन टाइम चल रहा है आज तक। तो 60 पेजेस का प्रेजेंटेशन हम क्या बता रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग बात सुनो। आप क्या करोगे इसके बाद, तो आपको वैसे भी आपको प्रेजेंटेशन बनाना ही है, बिना मतलब आपको असाइनमेंट दिया जाएंगे प्रोजेक्ट वर्क, बिना प्रोजेक्ट वर्क तो आप मार्क मिलने वाला है नहीं, वैसे भी काम करोगे, कभी ना कभी जिंदगी में तो पढ़ाओगे ही किसी को, मतलब, या नहीं तो प्रेजेंटेशन कहीं पे दोगे, छोड़ दीजिए, आपकी खुद के लिए तो बनाओगे, कंपनी के लिए तो बनाओगे। तो 60 पेजेस एक अच्छा, समझ रहे हो ना, ब्यूटीफुल जिसको कहते हैं, 60 पेजेस एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन आप बनाओगे, ठीक है। टाइम टेकन कितना हुआ, मतलब ऐसा नहीं हम आपकी काम आपको दे, टाइम टेकन कितना हुआ हमको कमेंट करके बताओगे, समझ रहे हो, या तो मेरा कोई एक मीडिया के ऊपर, ठीक है, या तो फिर हमको व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप में या फिर मेरा फेसबुक पेज में आप कमेंट करके बताओगे। 60 पेजेस के एक अच्छा प्रेजेंटेशन आप किसी दिन बनाओगे, या तो कहीं ना कहीं कहीं के ऊपर काम, मतलब इस साल तो बनाओगे ना, या फिर 2-4 दिन के बाद कोशिश करो एक्टिविटी। आपको टाइम टेकन कितना लगा, उस पर थोड़ा फिर हम उस दिन बात करेंगे, स्टोरी क्या है, पहले बनाओ, कितना टाइम आपको लगा फिर बोलेंगे। अच्छा चलिए, उसमें मजेदार बात है, बाद में बात करेंगे। दूसरे दिन से आप कहोगे हम बनाएंगे ही नहीं और करेंगे ही नहीं, ये आगे बात देखो। हाँ ये बात, क्या कहाँ तक हम थे, सॉरी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो आपको कितना है, 15 लाख इंटू 20, समझ में आई बात। तो 15 × 2 30 हो जाएंगे, फिर 15 × 20 300 हो गए, 5 जीरो, ठीक है, 370 मीन्स 3 करोड़, ठीक है ना, ये बात है। तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट नंबर 2, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट का पैसा कहाँ जाएंगे, डिवेंचर कैपिटल में,
लेकिन यहाँ पे क्या आता है कि इसी ऑप्शन में ही छिपा हुआ है प्रीमियम। तो भाई ध्यान से करो, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बहुत इजी है। टू क्या होना है, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे देखो 10% डिवेंचर्स अकाउंट, फिर नीचे आ जाएंगे टू, प्रीमियम आना है, उसका नाम क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो यही बात था, समझ में आई बात। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट पूरा 3 करोड़ आ जाने हैं। तो डिवेंचर्स में कितना पैसा आएंगे, सिर्फ और सिर्फ उतने ही पैसा आएंगे जितना आपकी कैपिटल अमाउंट होना है, समझ में आई बात। तो 15 × 15 कितना होता है, 225, फिर 50, ठीक है, ये बात है, 2 करोड़ 25 लाख। तो प्रीमियम में कितना पैसा आएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पैसा आएंगे, तो 15 × 5 कितना होता है, 75 लाख। तो ये 2 करोड़ 25 लाख, 75 लाख, 3 करोड़ हो गए। तो यही बात है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। फिर आगे का तो क्या हुआ, तो लिखा हुआ है जब एप्लीकेशन मनी में इंक्लूडेड है तो एप्लीकेशन के टाइम में सिक्योरिटीज प्रीमियम खाते के खोल देना है। ध्यान में रखोगे कि प्रीमियम पैसा प्रीमियम में जाएगा, कैपिटल पैसा कैपिटल में जाएगा, इसको स्प्लिट अप करके आप काम करोगे। फिर आगे की बात देखो, अलॉटमेंट की बात है। अलॉटमेंट पैसा ड्यू करो, ठीक है, लिखो डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट का मतलब क्या हुआ, 10% डिवेंचर्स अकाउंट, समझ में आई बात। और यहाँ पे प्रीमियम नहीं आना है क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे कितना रुपया करके हमारा काम करना है, 35 रुपया करके, समझ में आई बात, 35 रुपया करके काम करना है। तो 15 लाख इंटू 35, 15, 15 × 5, 5 7, 15 3, 5 to 5 हो रहा है, ठीक है, 5 to 5, 5 zeros, 5 to 5, 5 zeros, ठीक है, ये ड्यू हो गया। फिर इसका रिसीव करोगे, समझ में आई बात। और रिसीव करोगे तो एंट्री सेम ही है, क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, समझ में आई बात, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हुआ था वो, 5 to 5, 5 zeros, 5 to 5, 5 zeros, 5 करोड़ 25 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग्स, ठीक है। आगे देखो, ये कल बात करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। So you can contact me in this way, understand the point. So lot of thanks, कल बात करते हैं पीजी क्लास में। So ये कल खत्म हो जाना चाहिए, फिर आगे के आगे हम बात करेंगे। डिवेंचर्स खत्म हो जाएगा तो फिर आगे के सिलेबस देख करके हम बात करेंगे। तो अभी तक अभी का जो क्वेश्चन है, अभी तक जो सवाल था, अभी तक जो प्रॉब्लम था, उसके ऊपर क्या दिक्कत है, क्या डाउट है, तो आप पूछो, आगे का हम देखेंगे।